लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है ये सेवंथ फाइनेंस कमीशन यानी कि सातवां वित्त आयोग के बारे में लिखा हुआ है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आपके पास में जो है ना पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। तो सातवां फाइनेंस कमीशन है आपका, ये कब गठन हुआ था? तो ठीक लगभग 1 साल हो ही गया है ऑलमोस्ट, है ना, 1 साल होने ही वाला है आज। मतलब 27 जून तक साल हो ही जाएगा, 2-3 दिन बाकी है मानो। 27 जून 2025 को बेसिकली ये बना था। इसके चेयरमैन है श्री संजीव कौशल जी है और इसके मेंबर सेक्रेटरी है श्री अंसज सिंह है। ये दो क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पहले अगर आप प्रीवियस पेपर पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा है, इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी भी आप लोगों को जो है ना ध्यान रख लेना है ये यहाँ पे, ठीक है। क्या सवाल कहा है मैंने कि सातवां फाइनेंस कमीशन है कब बना था? 27 जून 2025 को बना था। इसके चेयरमैन कौन है सर जी हमारे पास में? तो इसके चेयरमैन याद रखना श्री संजीव कौशल जी चेयरमैन है। इसके मेंबर सेक्रेटरी कौन है? श्री अंसज सिंह इसके मेंबर सेक्रेटरी है, ठीक है। इसको याद रखना। थोड़ी तबीयत खराब है आज, माफ करना, थोड़ा गले में दिक्कत है, बट कोई बात नहीं, कंटेंट तो वही रहेगा। और बता रहा हूँ कि थोड़ा आवाज अलग लग सकता है और थोड़ा गले में दिक्कत है। थोड़ा ये वायरल बुखार वगैरह, मौसम चेंज हो रहा है ना, दैट्स वाइज करके खैर हो ही जाता है। एनीवे, हेडक्वार्टर की बात करता हूं मैं, तो हेडक्वार्टर जो है ना कहाँ पे है सर? इसका हेडक्वार्टर इसका पंचकुला में है। ये रिपोर्ट किसको देनी होती है? गवर्नर ऑफ हरियाणा को रिपोर्ट दी जाती है। इनकी रिपोर्ट की डेडलाइन थी वैसे 31 मार्च 2026 की रिपोर्ट इन्होंने दी थी। इनका रिपोर्ट पीरियड है वैसे 2026-27 से लेके 30-31 तक का रिपोर्ट पीरियड है। कौन से अनुच्छेद में है? तो अगर जो बच्चा लेवल 3 की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 243 ए से लेके और आर्टिकल आई से लेके आर्टिकल 243 वाई, मतलब आर्टिकल 243 याद कर लेना आप लोग। सेक्शन 213 है इसमें। हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 है। रूल नंबर 3 हरियाणा फाइनेंस कमीशन रूल नंबर 1994। ये सारे इसमें एक्ट आते हैं आपके। जो लेवल 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लास्ट की 2 लाइनें जरूरी है। लेवल 1-2 में ये ऊपर वाली लाइनें सारी जरूरी है आपकी। ऑलरेडी पीवाईक्यू है, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं? सेवंथ फाइनेंस कमीशन है, 27 जून 2025 को बना था। संजीव कौशल जी इसके अध्यक्ष हैं, मतलब चेयरमैन है, और मेंबर सेक्रेटरी श्री अंसज सिंह है। ये दो सवाल तो सीधे ही बन सकते हैं। हेडक्वार्टर बन सकता है आपका पंचकुला में है। इनका रिपोर्ट टाइम पीरियड 2026-27 से 30-31 का रिपोर्ट टाइम पीरियड है। अब अगली बात ये आती है हमारे पास में, इसका काम क्या होता है सर? फाइनेंस कमीशन करता क्या है? तो फाइनेंस कमीशन का काम एक्चुअली होता है हमारे पास में कि सेवंथ फाइनेंस कमीशन जैसे सरकार का रिकमेंड करेगा, स्टेट का टैक्स हो गया, ड्यूटी हो गया, टोल हो गए, फीस हो गए, इसके अलावा पंचायत है, म्युनिसिपैलिटीज है, इनको कैसे दिया जाएगा इससे संबंधित, मतलब कौन से टैक्स, फी, टोल पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद या म्युनिसिपैलिटीज को असाइन किए जा सकते हैं। जो कंसोलिडेटेड फंड है, जिसको संचित निधि के नाम से हम लोग जाना करते हैं यहां पे, उससे लोकल बॉडीज को ग्रांट इन एड कैसे मिलेगा? जैसे पंचायतों को ग्रांट मिला करती है ना, तो पंचायतों को ग्रांट कैसे जाएगी ये भी यही डिसाइड करता है। पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को फाइनेंशियल जो पोजीशन इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है, कैसे कैसे प्लान बनाए जाते हैं उसके लिए भी ये कमीशन ही काम करता है। ये मेनली दो टाइप की लोकल बॉडीज के लिए होता है। एक होता है रूरल लोकल बॉडीज के लिए, जैसे ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है या जिला परिषद है। एक अर्बन लोकल बॉडीज के लिए होता है, जैसे जो म्युनिसिपैलिटीज वगैरह होती है उसके लिए है। तो मोटे तौर पे जो आपके जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, उनके फाइनेंस को प्रॉपर इंप्रूव करने के लिए, उनको ग्रांट देने के लिए, उनके ग्रांट को एक प्रॉपर बैलेंस वे में, रेशियो में डिवाइड करने के लिए यही बोर्ड काम करता है। तो आपको श्री संजीव कौशल जी चेयरमैन याद कर लिए, अंसज सिंह जी मेंबर सेक्रेटरी याद कर लिए। हालांकि इसमें दो एडवाइजर भी हैं, एक है डॉक्टर महिपाल, एक है डॉक्टर आर के मेहता है। एडवाइजर का क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, फ्यूचर में पूछा जाए तो आप उस हिसाब से देख लेना, लेकिन ये दो क्वेश्चन पीवाईक्यू है। तो अंसज और एक नाम याद रखना है संजीव। याद हो गए हैं ना? ऐसा मत सोचना बाद में याद करूंगा या करूंगी, अभी याद करना है। क्या नाम याद करना है आपको? अंसज याद रखना है, क्या है, मेंबर है ये। संजीव याद रखना है, चेयरमैन है। ठीक बात है। चलिए सर, अब हरियाणा राज्य के करंट में गवर्नर कौन है सर? वैसे तो गवर्नर का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, मतलब थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया ही है, लेकिन हाँ अभी एक छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूं। तो हरियाणा के 19वें गवर्नर का नाम क्या है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष हरियाणा के अंदर अभी एट प्रेजेंट 19 नंबर के गवर्नर हैं। आपको ज्यादा ना सही तो एटलीस्ट 3 तो नाम याद रहे ही रहे। सबसे पहले गवर्नर धर्मवीर जी थे,
हमारे हरियाणा के 18वें गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय थे, जो कि तेलंगाना से थे। और अभी करंट में 19वें गवर्नर हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं, और ये हावड़ा कोलकाता से संबंधित हैं। 1999 से 2002 तक ये भाजपा के अध्यक्ष भी रहे थे। 14 जुलाई 2025 को इनको अपॉइंट किया गया था भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और जब यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं इनको, मतलब शपथ वाला काम होता है, तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस होते हैं हमारे अभी करंट में चीफ जस्टिस कौन है? देखो, 36वें मुख्य न्यायाधीश थे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, जिनका नाम था शील नागू। अब वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उनकी जगह पे कौन आए हैं अभी? अभी ये परमानेंट तो नहीं आए हैं, ठीक है लेकिन एक मिश्रा जी आए हैं। किसी बच्चे को उनका नाम याद है तो बता सकता है, मैंने हिंट दे दिया है मिश्रा। अभी तो हो सकता है आपको याद आ भी जाए। और ये कार्यवाहक आए हैं फिलहाल के लिए। अभी बता सको तो बता देना, वरना मैं बता ही दूंगा आपको आगे। लेकिन एक बात याद रखना है आपको कि हमारे 36वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे शील नागू थे। अब ये है नहीं, इस बात को ध्यान रखना प्लीज, आप लोग अपडेट कर लेना थ्योरी में जहां आपने पढ़ रखा है, क्योंकि अभी इनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बना दिया गया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अभी करंट में चीफ जस्टिस परमानेंट कोई भी नहीं है। परमानेंट कोई भी नहीं है। अब कार्यवाहक आए हैं, और कार्यवाहक आए हैं मिश्रा जी आए हैं। मैंने हिंट दिया है आपको, अश्विनी कुमार मिश्रा इनका पूरा नाम है। क्या नाम याद रखना है आपको? अश्विनी कुमार मिश्रा जी जो है ना, ये कार्यवाहक आए हैं। कार्यवाहक का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली जब तक नए नहीं अपॉइंट किए जाते हैं। एक रितु बहारी भी कार्यवाहक आई थी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला। अभी तक कोई महिला नहीं आई थी, पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एक ही मात्र आई थी, रितु बहारी। अभी अश्विनी कुमार जी मिश्रा जी हैं, या मिश्रा जी करके याद कर लेना, लिंक आपको जैसा ठीक लगे। अच्छा सर, 7वां वित्त आयोग तो मैंने बता ही दिया, 27 जून 2025 को। अध्यक्ष श्री संजीव कौशल जी है, सचिव अंशज सिंह जी है। रिपोर्ट वगैरह की बात हो ही गई है। कुछ एक साल है जिनको हमने किस किस रूप में मनाया है। जैसे ये साल 2026 चल रहा है, इसको हमने वैसे तो कोई एक नाम नहीं दिया है, लेकिन इसको हमारे बजट के अनुसार हमने इसको विकास का साल दिया है। इस ईयर को हम लोग एज ए डेवलपमेंट ईयर के रूप में लेके चलेंगे। 2047 को विकसित हरियाणा बनाना है हमें, विकसित भारत के साथ में। तो वो 2026 को हम लोग इस रूप में लेके चलेंगे कि विकसित हरियाणा का सपना लेके चले हैं, विकास के रूप में लेके चले हैं 2026 को। ऐसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, लेकिन बजट में ही कहा गया है कि विकसित हरियाणा बनाना है हमें 2047 तक। 2047 का भारत विकसित बनेगा, साथ में हरियाणा का भी उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन वो ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी है एक्चुअली जो अभी आपको मैं बता रहा हूं। ये वाले साल 2006 को हमने मनाया था बालिका शिशु वर्ष के रूप में मनाया था। तो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस, मैं उसी के बिहाफ पे करवा रहा हूं। 2018 को याद कर लेना, उज्ज्वला वर्ष मनाया था। 19 को मनाया था युवा रोजगार वर्ष के रूप में। 2020 को हमने मनाया सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में। सुशासन का मतलब होता है गुड गवर्नेंस होता है। हम ये संकल्प लेके चले थे कि भाई हमें गुड गवर्नेंस अपनानी है अपने राज्य के अंदर। 21 में हमने कहा कि जो हमने संकल्प लिया था उसका रिजल्ट देख रहे हैं, परिणाम वर्ष था। 2022 को हमने अंत्योदय वर्ष मनाया था, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन वर्ष भी मनाया था हमने इसको। 23 को हमने अंत्योदय आरोग्य वर्ष मनाया था, के अलावा हमने श्री अन्न बोलते हैं मोटे अनाजों को। जैसे मोटे अनाजों में बाजरा आता है, मक्का आता है, ये मोटे अनाज आते हैं, कुटकी आती है, ये सब मोटे अनाज आते हैं। तो मोटे अनाजों के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था एक्चुअली 2023। तो 2024 को हमने संकल्प से परिणाम वर्ष मनाया। 25 को हमने मनाया है सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया है। कॉर्पोरेट हम जो जगत के अंदर आगे जाना चाहते थे, इंडस्ट्री सेक्टर जो है ना उसको आगे लेके जाना चाहते थे, 2025 को हमने सहकारिता। और 26 को हम लोग ना विकसित हरियाणा के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और विकसित भारत के साथ 2047 को हरियाणा को अलाइन करना चाहते हैं, उस रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको याद ये रखने हैं, ज्यादा ही जरूरी ये वाले हैं, बीच में और कोई याद नहीं करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ऑलरेडी अलग अलग पेपरों में पूछे गए हैं। फिर बता रहा हूं, 2006 को बालिका वर्ष है, सीधा सवाल है। उज्ज्वला वर्ष 18 का है। 19 में युवा रोजगार वर्ष था। 20 में सुशासन संकल्प वर्ष था। 21 में सुशासन का परिणाम था। 22 में अंत्योदय वर्ष और इलेक्ट्रिक वर्ष है। इसके साथ साथ 2000 इसमें आपका 23 के अंदर हमने अंत्योदय आरोग्य, यहां पे आरोग्य का मतलब है कि 1,80,000 तक जिनकी सालाना इनकम है उनको चिरायु स्वास्थ्य योजना का लाभ देना था।
प्लस में श्री अन्न भी, 24 में संकल्प से परिणाम था और 25 के अंदर हमने मना रहे हैं इसको सहकारिता वर्ष के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बात ये याद रख लेना आप लोग। अगली बात पे बात करते हैं पद्मश्री। ये पद्मश्री वाली बात मैंने वैसे तो कल बता दी थी आपको, एक बार के लिए क्विकली रिवाइज कर लेना। 2024, 25 और 26 ये 3 साल के याद कर लेना। 24 में मिला था 4 लोगों को, संख्या ही याद कर लो, नाम भी पढ़ना है तो आपको प्रोफेसर रामचंद्र सिहाग जी थे हिसार से, साइंस एंड इंजीनियरिंग में इनको मिला है, सिवानी बोलान के रहने वाले हैं वैसे ये। एक है श्री गुरविंदर सिंह जी, सोशल वर्क के लिए इनको मिला, ये सिरसा से संबंधित। महावीर सिंह गुड्डू गांगोली से आर्ट के फील्ड में मिला इनको। और एक है डॉक्टर हरिओम जी कुरुक्षेत्र से हैं और ये साइंस और एग्रीकल्चर का फील्ड था इनका, उनके अंदर। आपको याद संख्या रखनी है, इनमें नाम याद करना ज्यादा जरूरी नहीं पड़ रहा है, स्टिल फिर भी मन में है, करें याद हम लोग। तो एक नाम आपको रामचंद्र याद रखना है, दूसरा आपको गुरविंदर जी याद रखना है, एक आपको महावीर गुड्डू याद रखना है और एक आपको हरिओम याद रखना है। क्या है सर? रामचंद्र याद रखना है, गुरविंदर सिंह, महावीर गुड्डू। ये थोड़ा बहुत जरूरी हो सकता है, आर्ट का फील्ड में है और आर्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि इस बार भी एक आर्ट के कला के क्षेत्र में ही पद्मश्री मिला है 2026 का, और हरिओम है। ठीक है, 2025 का कल की क्लास में कहा था मैंने, डॉक्टर संतराम देसवाल है, मूल रूप से झज्जर के रहने वाले, सोनीपत में रह रहे हैं, साहित्य या शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरे मैंने कहा था हरविंदर सिंह है, खेल पैरा आर्चरी से, कैथल के रहने वाले हैं। 2024 में पैरा आर्चरी गेम के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता था, टोक्यो के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था, याद होगा आपको। 2026 का भी आपको याद हो ही गया है, एक बार के लिए क्विकली रिवाइज करवा देते हैं इसको भी हम लोग। 2026 में 2 थे, कौन कौन 2 थे सर जी? एक का नाम आपको सविता पूनिया याद रखना है और एक का नाम आपको खेमराज सुंदरियाल याद रखना है। ये आर्ट का फील्ड था, इनका स्पोर्ट्स का फील्ड था। ये हरियाणा के सिरसा की जोधका की है और ये हरियाणा के पानीपत के हैं। ये 300 से ज्यादा मैच खेलने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी भी बन गई है वंदना के बाद में। ये बात भी मैंने आपको कल की क्लास में शेयर की थी, उम्मीद करता हूं ये बात आपको याद है। हो गई ना याद? ये आपको उम्मीद करता हूं याद हो गई है, सुन तो रहे हो, याद भी कर रहे हो ना, समझदार हो, नर्सरी के बच्चे तो नहीं हो ना कि ये आपको याद ना हो, पढ़ते ही याद हो जाता है अब आपको, क्योंकि आप बहुत शार्प माइंडेड है। आपका दिमाग तो अब इतना तेज हो गया कि आप सब्जियां भी दिमाग से काटते हो, चाकू से नहीं काटते, है ना? नहीं सर ऐसा तो नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है कोशिश कर लेंगे। हाँ चलो कोशिश ही कर लेना, मजाक कर रहा हूं ये बात तो, लेकिन हाँ कोशिश कर लेना, याद हो जाए उतना ही बेटर है, करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट भी तो नहीं है ना। कहते हैं ना कि देयर इज नो एनी हार्डवर्क, देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता है ना। तो पद्मश्री 2024 में कितने लोग हैं सर? 4 लोग हैं। कौन कौन से हैं सर जी? एक है आपके पास में यहाँ पे याद रखना है रामचंद्र, दूसरा नाम याद रखना है गुरविंदर, एक महावीर गुड्डू, एक नाम याद रखना है हरिओम। महावीर गुड्डू हरिओम, महावीर गुड्डू हरिओम और रामचंद्र याद रखना है और गुरविंदर याद रखना है। इसके अलावा आपके पास में सविता पूनिया याद रखना है, खेमराज सुंदरियाल याद रखना है, संतराम देसवाल याद रखना है और हरविंदर याद रख लेना है। ठीक है, चलो सर और आगे चलते हैं। उपभोक्ता न्यायालय की संख्या हरियाणा के अंदर कितनी है? ये भी न्यूज में था, ये 2025 के जनवरी महीने का करंट अफेयर है आपका, और पॉसिबिलिटी यही होती है 2024-25 के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा बने, 26 के भी बन सकते हैं कुछ शुरुआती महीनों के, वो भी हम बात कर रहे होंगे। तो उपभोक्ता न्यायालयों की संख्या हरियाणा के अंदर 21 है, दादरी प्लस भिवानी का एक ही है आपका। और उसके बाद में जो है ना 1 करोड़, इसको तो आप छोड़िएगा, इसके बाद में याद रखिएगा हरियाणा में राज्य निधिक सेवाएं प्राधिकरण, जिसको हालसा के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? चंडीगढ़ के अंदर है। एक्ट 1987 का था, 9 नवंबर 1995 को ये बना था। ये लोक अदालतें हैं, इनका काम होता है कम समय कम खर्च में मुकदमों का निवारण कर देना। लोक अदालतों का मतलब यही होता है ना कि ये एक्चुअली क्या होता है, रिटायर्ड या तो जज हो सकते हैं या सीनियर वकील हो सकते हैं, ये बुलाते हैं एक सेंटर के अंदर और 2 पार्टियों को आपस में बिठा के और उनसे बातचीत करवाते हैं आपस में, क्योंकि सारी लड़ाइयां तो बातचीत की ही वजह से तो होती है। जैसे ही कम्युनिकेशन गैप आता है वहीं लड़ाइयां होना स्टार्ट हो जाती है। कभी देख लेना तुम किसी परिवार में, घर में, जहां पे भी बातचीत करने लगे 2 लोग, वो लड़ाई उसी समय सुलझ जाएगी। मतलब 2 दिन बाद सुलझ जाए, 3, क्योंकि बातचीत की तो है, बातचीत बंद हुई और लड़ाई बढ़ती जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ये एक टाइप के आर्बिट्री टाइप के दोनों आपस में मिलकर बातचीत करवाते हैं ताकि मुकदमा लंबा ना जाए, इसलिए लोक अदालतें हैं। तो हरियाणा की पहली लोक अदालत कब बनी थी? क्वेश्चन ये जरूरी है हमारे लिए, ये है 7 अगस्त 1998 को बनी थी। आप ये याद करना, बाकी सब चीज भूल जाइए फिलहाल के लिए। इतना याद रखो कि हरियाणा की पहली लोक अदालत बनी थी 7 अगस्त 1998 को बनी थी।
इसके बाद में ये पहले 15 थी, अब चालू भी है ये, 7 नई की घोषणा हो चली है इसी साल, नहीं सॉरी, पिछले साल जनवरी 2025 के अंदर 7 नई लोक अदालतें आई है। चरखी दादरी में, फतेहाबाद में, जींद में, झज्जर में, मेवात में, नारनौल में, पलवल में, ये नई 7 लोक अदालतें आई है। 7 संख्या याद रखनी है, 7 नाम याद करने का जरूरत नहीं है आप लोगों को कि हाँ ये 7 नाम याद करें, संख्या याद रखनी है कि पहले 15 थी, 7 अब नई आ चुकी है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और अभी और अपडेट होंगी तो आपको बता दिया जाएगा, मतलब अभी के लिए इतनी ही सरकार ने अपडेट करके दी है। इनके लिए 3.87 करोड़ रुपए जारी किए थे, कैंप कोर्ट चल रहे हैं इनके लिए, और ये पैसा जारी किया था, ठीक है सर जी। तो फिर मैं दोबारा बता रहा हूं, हरियाणा की पहली लोक अदालत है ना 7 अगस्त 1998 से स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग में 15 थी, अब 7 और आ गई है आपकी, और टोटल 15 और 7 अब आप लोग जोड़ दीजिएगा। हांसी जिला नया बना है, उससे पहले पहले तक किए, क्योंकि हांसी तो बना दिसंबर 2025 में, ये जनवरी 2025 तक अपडेट हो गई थी आपकी। लोक अदालत का काम क्या है? लोक अदालत का काम है कम समय में कम खर्च में मुकदमों का निवारण करवा देना, ताकि कोर्ट केस ना जाए, बहुत लंबा झगड़ा ना बने कोर्ट का, वहां पे बैठ के सुलझा दिया जाए, मामला सुलझ सकता है, सुलझ ही जाता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, 90% मामले सुलझ जाते हैं, 5-10% मामले होते हैं जो किसी बात पे आके अटकते हैं। वर्चुअल कोर्ट हरियाणा में बनी थी सबसे पहले, फरीदाबाद में बनी थी 17 जुलाई 2019 को, ट्रैफिक चालानों के लिए, ई चालान वगैरह की सिस्टम, हालांकि गुरुग्राम में आया था ई चालान सबसे पहले तो, लेकिन उसके लिए जो सुनवाई वगैरह होती है उसकी कोर्ट बनी थी हरियाणा में, फरीदाबाद में। हरियाणा के कुछ और आयोग भी हैं जहां से सवाल बनेगा, लाइक लोकायुक्त के बारे में बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी शेयर की थी ये बात, अभी एक बार और देख लीजिएगा इसको क्विकली। लोकायुक्त की बात करते हैं तो ये एक्ट आया था 1997 को, और हरियाणा के जो सबसे पहले लोकपाल थे ना, उनका नाम था श्री IP वशिष्ठ था। आप लोग शायद एचटेट के PYQ पेपर पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था, और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी देखने को मिला था बहुत सारे बच्चों को। देखो, पहले लोकपाल हरियाणा के IP वशिष्ठ बने थे 5 जनवरी 1999 को, इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। 19 सितंबर 1999 को गवर्नर थे महावीर प्रसाद जी, इन्होंने इस एक्ट को ही निरस्त कर दिया, ये एक्ट ही खत्म हो गया, तो मतलब यहां ये शुरू हुआ और ये बंद हो गया पूरा। अब बात करते हैं, दोबारा बना लोकायुक्त एक्ट 2002 में, फिर से बना 27 जनवरी 2003 को, जो ना एक्ट था 2002 का, 27 जनवरी 2003 को ये बना, 2004 से लागू हुआ। पहला इसका नया पोर्टल आया 2019 में, और पहले लोकायुक्त बने थे प्रीतम पाल, बने थे 18 जनवरी 2011 को। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर हरियाणा के लोकपाल जो है ना, पहले IP वशिष्ठ थे या प्रीतम पाल थे? HSSC के एक पेपर में पहले प्रीतम पाल दे दिया था, एचटेट का लेवल 3 का पेपर था, उसमें पहले IP वशिष्ठ दे दिया था। अब वो डिपेंड करता है उन्होंने एक्ट कौन सा पूछा है उसके अनुसार। ओवरऑल सबसे पहले IP वशिष्ठ ही थे, वो एक्ट था 1997 का, हालांकि उस एक्ट को गवर्नर थे महावीर प्रसाद जी, उन्होंने निरस्त कर दिया। ये भी पहले सही है, ये भी पहले सही है, लेकिन ये आया और ये चला गया, अब ये उसके बाद में कंटिन्यू चल रहा है। तो उस लिस्ट में जैसे ये एक्ट 2002 वाला है, इसके बाद में जो सबसे पहले बने हैं वो प्रीतम पाल जी बने हैं। अभी करंट में कौन है? करंट में हरिपाल वर्मा है, 11 सितंबर 2021 से हैं, गोरेरा रेवाड़ी के रहने वाले हैं, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 1968 में जन्म हुआ तो छोड़ दीजिएगा, और बाकी ये याद नहीं रखने, आपको याद रखना है हरिपाल वर्मा, प्रीतम पाल याद रखना है, और IP वशिष्ठ नाम याद रखना है। फिर बताता हूं दोबारा से क्या कहा है सर ने, लोकायुक्त के बारे में बात की है यहां पे, और ये डिपार्टमेंट के जो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनकी सबको एक अच्छे तरीके से निगरानी रखते हैं, ताकि सरकारी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है वो कम से कम हो सके, इसीलिए ये डिपार्टमेंट है। और लोकायुक्त 1997 में एक्ट आया था, पहले लोकपाल बने थे श्री IP वशिष्ठ बने थे, 5 जनवरी 1999 को पद ग्रहण किया था, लेकिन 19 सितंबर 1999 को गवर्नर महावीर प्रसाद जी ने इस एक्ट को निरस्त कर दिया, फिर से ये एक्ट बना है, 2002 का एक्ट है, 27 जनवरी 2003 को लागू 4 में हुआ, इसका पोर्टल 2019 में आया था, प्रीतम पाल इसके पहले लोकायुक्त बने इस एक्ट में, और हरिपाल वर्मा अभी करंट में है 2021 से, 11 सितंबर 2021 से। इसके बाद में आते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा, यहां से भी सवाल बनता है। स्टेट इलेक्शन, 2 क्वेश्चन बहुत जरूरी है, एक तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं हम लोग, और एक हम बात करते हैं हमारे पास में यहाँ पे देखो, राज्य में 2 टाइप के इलेक्शन होते हैं, एक तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, लोकल बॉडीज म्युनिसिपैलिटीज के, एक इलेक्शन होते हैं विधानसभा या लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। मैं आपको हिंट देता हूं इन दोनों के ही, जैसे हरियाणा के अंदर इलेक्शन ना 25 मई की बात है, 25 मई 2024 को
और एक इलेक्शन हुआ था 5 अक्टूबर 2024 को। ये इलेक्शन हरियाणा में हुए थे, एमएलए के इलेक्शन हुए थे 15वीं विधानसभा जो अपने हरियाणा में गठन हुई थी ना, उसके लिए। ये इलेक्शन हरियाणा में हुए थे, एमपी के हुए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, जिनकी सीटें टोटल हरियाणा में 10 है। ये तो पूरे भारत में ही हुए थे। लोकसभा के इलेक्शन जिनको आप लोग कहा करते हो, लोकसभा के इलेक्शन थे आपके लोअर पार्लियामेंट हाउस के, और ये भी 5 साल में, लकीली हमारा साल एक ही है, वरना अलग अलग राज्यों के अलग अलग हो सकते हैं। अपने राज्य में जिस साल में लोकसभा होता है उसी साल में विधानसभा भी होता है। ये मई में हुए थे, ये अक्टूबर में हुए थे। अच्छा सर, इसके अलावा आपने देखा होगा भी रिसेंटली कुछ म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन हुए हैं, या कई बार क्या होता है सरपंच के चुनाव जैसे होते हैं। तो दूसरा टाइप ये होता है इलेक्शन का, ये जो इलेक्शन करवाए जाते हैं ना लोकसभा के और के साथ साथ विधानसभा के, ये इलेक्शन करवाने का काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ईसीआई का काम होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ज्ञानेश कुमार जी जो है इसके अध्यक्ष है। इसमें एक विवेक जोशी नाम के पर्सन है जो इसके मेंबर हैं। एक्चुअली वो पहले हरियाणा के मुख्य सचिव रह चुके हैं। सवाल इंपॉर्टेंट है, विवेक जोशी जी का नाम याद रख सकते हो, हरियाणा से ही संबंधित होके गए थे वो। तो इनका काम है ये करवाना। लेकिन ये घोषणा तो चलो कर देंगे, पर राज्य में कोई तो इनको कोऑर्डिनेट तो कर ही रहा होगा ना। तो राज्य में ये जो इलेक्शन है इनको कोऑर्डिनेट करने का काम करंट में है ए श्रीनिवास का। ए श्रीनिवास अभी करंट में हरियाणा में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं। हरियाणा में कौन है सर जी? ए श्रीनिवास है। ए श्रीनिवास जो है ना, ये हरियाणा के अंदर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, यानी कि सीईओ है। विधानसभा लोकसभा के चुनाव करवाने का जिम्मा इनका है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस सवाल के अंदर, आपका ध्यान रख लेना आप लोग। क्या है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ। ये इलेक्ट्रोल वर्ड आते ही तुम पजल हो जाते हो स्टेट इलेक्शन कमीशन में और चीफ इलेक्ट्रोल में। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा में ए श्रीनिवास हैं, जो राज्य में विधानसभा लोकसभा एमपी एमएलए के इलेक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। किसके साथ में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में। स्टेट इलेक्शन कमीशन, हालांकि ये स्टेट में पहले आया नहीं है, पहले के पेपरों में, अब आए तो पता नहीं। ये पहले रिवाइज हुआ है, ये 2-3 बार रिवाइज हो गया सेम फॉर्मेट का। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि राज्य चुनाव आयुक्त। आपको अगर याद हो तो उसका आंसर धनपत सिंह था। अगर आप प्रीवियस पेपर पढ़े हैं तो उसमें क्वेश्चन आया था, ये सेम टू सेम धनपत सिंह थे, तब इसका क्वेश्चन आया था। ये एचएसएससी में भी आया था 2-3 बार आपका। अब हरियाणा में कौन है? अब ये हरविंदर कल्याण जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष है ना, उन्हीं के भाई हैं जिनका नाम है देवेंद्र कल्याण। वो अभी करंट में राज्य के अंदर राज्य चुनाव आयुक्त हैं, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा है। ये 18 नवंबर 1993 को बना था। आर्टिकल 243ZA के अंडर आता है। पंचकुला में हेडक्वार्टर है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अभी देवेंद्र सिंह कल्याण है, आईआरएस रिटायर्ड अधिकारी हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाने का काम इसका होता है। नहीं भूलोगे अब आप लोग, उम्मीद करता हूं नहीं भूलोगे। समझ में अगर आ गया है, समझ लिया है, तो कोई भूलने की गुंजाइश ही नहीं है। फैक्ट्स भले ही रिवाइज करने पड़ जाए, लेकिन कंसेप्ट तो नहीं भूल सकते हो। हाँ, अगर समझ रहे हो तो तुम लोग, सही बात है ना। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा, ये देवेंद्र सिंह कल्याण चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा के हैं, श्री ए निवास जी हैं। सही बात है, समझ में आ गया तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग की बात करते हैं हम लोग। यकीनन ये तो आपको याद है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है ना सर, ये कब बना था? ये बना था आर्टिकल 315 के चलते हुए 1966 में बना था। पंचकुला में हेडक्वार्टर है। इसके सबसे पहले अध्यक्ष श्री दरबारी लाल गुप्ता है, याद रखना आप लोग, और इसके सहयोगी थे भीम सिंह जी। दरबारी लाल गुप्ता का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कई बार बन चुका है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। एचपीएससी को जानते हो आप लोग, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है। अगर आप राज्य के अंदर ग्रुप ए की पोस्ट पे जाना चाहते हो, सबसे ऊंची पोस्ट पे डायरेक्ट जाना चाहते हो, तो आपको एचपीएससी, और एचपीएससी में एक पोस्ट आती है एचसीएस की, वो आप दिया करते हो, जिसके अभी रिसेंट मेंस का पेपर है। अभी प्री हुआ था 26 अप्रैल को, मेंस भी अभी होने वाला है। कल ही एडमिट कार्ड आए थे उसके। तो ये हर साल तो नहीं होते हैं पेपर, लेकिन हाँ होते हैं 2-3 सालों के बाद में सबसे ऊपर। हालांकि इसमें आप लोग प्रोफेसर वगैरह भी जाते हो, जो बच्चा लेवल 3 की तैयारी कर रहा है वो शायद जानता होगा। टीचर पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के आप प्रोफेसर बन के भी जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो ये सबसे ऊंची पोस्ट के लिए है। यहाँ सपना भी होता है बच्चों का, बहुत मेहनत भी लगती है, कई दिनों का समय भी देना पड़ता है, ठहराव जरूरी है, कंसेप्ट जरूरी है,
यहाँ के लिए क्लियरिटी जरूरी है, कई सारी चीजों के बाद में चीजें मिल पाती है। तो पहले दरबारी लाल जी थे अध्यक्ष, इसके अब करंट में चल रहे हैं श्री आलोक वर्मा जी चल रहे हैं, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। आलोक वर्मा जी है, 2020 से ये चल रहे हैं, 6 साल का कार्यकाल है इनका, तो इस साल तक चलेंगे, इस साल 2026 अक्टूबर तक चलेंगे ये। सेक्रेटरी का नाम विनय कुमार जी हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी इसमें मनीष कुमार लोहान जी हैं, और इसके साथ साथ कार्यकाल इनका 6 साल का है, मेंबर इसमें टोटल 6 हैं। आपको आलोक वर्मा जी याद कर लेना है नाम, कार्यकाल याद रख लेना है आपको, पहले दरबारी लाल गुप्ता जी याद रख लेना है। एचएसएससी की बात करते हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 28 जनवरी 1970 को ये बना था। आर्टिकल इसका 309 है, पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष का नाम इनका तो आप जानते होंगे, श्री हिम्मत सिंह है, कैथल से है, 2024 से, ये तो आजकल खूब ज्यादा न्यूज में रहते ही हैं, ठीक है। तो हिम्मत सिंह नाम है। कार्यकाल इनका अध्यक्ष का तो होता है 3 साल का या 68 साल, भी दोनों में से पहले कोई भी पूरा हो जाए, या तो उम्र 68 साल पूरी हो या 3 साल पहले पूरा हो जाए। मेंबर का कार्यकाल 3 साल का है या 65 साल, दोनों में से पहले कोई पूरा हो जाए। सेक्रेटरी इसमें भी विनय कुमार जी ज्वाइंट के रूप में देख रहे हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में है। बाकी इसमें 5 मेंबर भी है, जैसे कपिल जी है, इसके अलावा इसमें अमरनाथ जी है, इसके अलावा इसके अंदर कंवलजीत सैनी है, विकास दहिया है, बाकी इसके मेंबर हैं एक्चुअली, मेंबर है। और बाकी इसके अलावा अध्यक्ष दरबारी लाल जी, यहाँ पे हिम्मत सिंह जी याद रख लेना है, मतलब करंट में आलोक जी है, यहाँ पे हिम्मत सिंह जी है, ऐसा कंपेयर करें तो हम लोग यहाँ पे। हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं हम लोग। हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन जो है ना सर, ये सितंबर 2012 के अंदर आया था, एक्ट था 1993 का, हेडक्वार्टर इसका चंडीगढ़ में। पहले अध्यक्ष इसके विजेंद्र जैन है। इसमें ज्यादा जरूरी है सवाल ये, करंट में इसके अध्यक्ष कौन है, ये है जस्टिस ललित बत्रा जी है, 28 नवंबर 2024 से ये चल रहे हैं। बहुत जरूरी है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज भूलना मत। हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहा हूं मैं। हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन, अभी थोड़े दिन पहले ये मामला बहुत ज्यादा न्यूज में भी चल रहा था, ह्यूमन राइट से रिलेटेड मामले चलते रहते हैं, मानव के विशेषाधिकार के लिए ये इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है। तो ये न्यूज में जो मामला है, तो आपको याद रहना है, हरियाणा के अंदर जस्टिस ललित बत्रा जी हैं, और इसके अलावा 2015 में दिल्ली हरियाणा भवन कार्यालय इसके ये बने थे खैर, पर इसमें 2 मेंबर है, कुलदीप जैन याद रख लेना, एक दीप भाटिया याद कर लेना, ये 2 नए मेंबर बने हैं। 3 ही होते हैं इसमें, एक अध्यक्ष होते हैं, 2 सदस्य होते हैं इसमें। अध्यक्ष है जस्टिस ललित बत्रा जी, मेंबर कुलदीप और दीप है। कुलदीप याद रखना, कुलदीप जैन, कुलदीप दीप याद करना भी मुश्किल नहीं है, होमोफोन बन रहा है, याद हो भी जाएगा, कुलदीप और दीप। जस्टिस ललित बत्रा, हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन 2012 में बना, हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के अंदर है आपका इसका। इसके अलावा बात करते हैं राज्य वित्त आयोग में, मैंने आपको 7वां तो बता दिया, पर मैं आपको पहला और 6वां और बता देता हूं। पहला वित्त आयोग जो बना था वो बना था 31 मई 1994 को बना था। 5वां वित्त आयोग बना था 26 मई 2016 को बना था, अर्थशास्त्री मुकुल अशर उसमें थे अध्यक्ष। 6वां वित्त आयोग बना था 22 सितंबर 2020 को, इसके अध्यक्ष थे पी राघवेंद्र राव, सचिव का नाम था विकास गुप्ता, सलाहकार एम गोयल थे, ठीक है। तो आपको पहला बताना जरूरी है, तारीख याद रखना जरूरी है, ये तारीख वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। पहला आयोग 31 मई 1994, 5वां याद कर लेना 26 मई 2016 को, 6वां याद कर लेना 27 सितंबर 2020 को, और 7वां अभी आपने 27 जून 2025 पढ़ा था। डेट ही पूछी जाती है, डेट पे पूरा फोकस करना, ऑलरेडी पीवाईक्यू बने हैं। इसके अलावा 7वें में आप लोग अध्यक्ष और के साथ साथ सेक्रेटरी भी याद कर लेना। 6वें में राघवेंद्र राव थे और विकास गुप्ता जी थे, ये 6वें के थे, 7वें के भी बता दिया आपको मैंने। अब एक बोर्ड है हरियाणा में, या आयोग है, जिसका नाम है हरियाणा राज्य सूचना आयोग के बारे में बात करता हूं मैं। हरियाणा राज्य सूचना आयोग, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था सर 31 अक्टूबर 2005 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है सर? इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में पड़ता है। पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे सर? तो इनका नाम था श्री जी माधवन जी थे। 1 नवंबर 2005 को ये बने थे पहले हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त। और अभी करंट में कौन है सर जी? ये ज्यादा और जरूरी हो गया, श्री टीवीएसएन प्रसाद है। मई 2025 से करंट में ये चल रहे हैं। हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त के अंदर मुख्य सूचना आयुक्त है हरियाणा के श्री टीवीएसएन प्रसाद। श्री टीवीएसएन प्रसाद क्वेश्चन बन सकता है, बार बार कह रहा हूं, बहुत जरूरी डेटा है, तो याद करना है जी। टीवीएसएन प्रसाद मई 2025 में।
इसमें 5 राज्य सूचना आयुक्त भी हैं। कौन कौन है सर जी? एक है अमरजीत सिंह है, एक इसमें नीता खेड़ा है, एक इसमें संजय मदान है, एक इसमें करमवीर सैनी है, एक इसमें प्रियंका है। तो ये आपको 5 इसके अंदर मेंबर याद रखने हैं। मेंबर वाइज संख्या याद कर लेना, अध्यक्ष का नाम याद कर लेना। सबसे पहले कौन थे? श्री जी माधवन जी थे, 1 नवंबर 2005 को आए थे ये। हरियाणा राज्य सूचना आयोग 31 अक्टूबर 2005 को बना, हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। पहले मुख्य सूचना आयुक्त बने थे श्री जी माधवन जी बने थे। करंट में श्री टीवीएसएन प्रसाद है, मई 2025 से। सदस्य कितने हैं? 5 है जी। 5 सदस्य में अमरजीत है, नीता है, करमवीर है, प्रियंका है और संजय है। 5 मेंबर है, आपको ये ध्यान रखना आप लोग। हरियाणा सेवा का अधिकार एक आयोग पड़ता है। हरियाणा का सेवा का अधिकार जो है ये बना था 31 जुलाई 2014 को बना था। चंडीगढ़ में इसका हेडक्वार्टर है। सरकारी विभाग के द्वारा दी जा रही सेवाओं की जांच करने का काम इस बोर्ड का होता है। जो भी सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा सर्विसेज दी जाती है उनको रेगुलर मॉनिटर करता है ये वाला बोर्ड। इसके अध्यक्ष का नाम टीसी गुप्ता जी हैं। 2021 से अभी इस पोस्ट के ऊपर है ये हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग। आपको चंडीगढ़ में हेडक्वार्टर याद रखना है, 2014 में बना था, 2021 से टीसी गुप्ता है आयोग और टीसी गुप्ता, 2 नाम याद करना इसमें तो काफी है ये। किसान आयोग 2004 में बना था, ये हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है, रमेश यादव जी इसके अध्यक्ष हैं। अब हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण बना दिया इसको और इसके अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री कर दिए। इसमें एक छोटी सी बात है बस ये कि हरियाणा किसान आयोग का नाम अब हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण कर दिया है। ठीक है, इतना सा कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं है ये वाला। अब आता है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की बात करते हैं हम लोग। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, क्योंकि ये पहले हुड्डा हुआ करता था, अब हुड्डा नहीं है इसका नाम, अब इसका नाम एचएसवीपी हो गया है। इसकी स्थापना वैसे 13 जनवरी 1977 को हुई थी हुड्डा के रूप में, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में। लेकिन इसको 13 जनवरी 2017 को ही इसको एचएसवीपी कर दिया। तो अब आपको पहला तो नाम ये याद रखना है कि हुड्डा का नाम बदल के क्या किया, तो हुड्डा का नाम बदल के कर दिया एचएसवीपी कर दिया, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया। ये कब बना था सर? ये बना था 13 जनवरी 1977 को बना। इसका नाम एचएसवीपी कब किया? तो 13 जनवरी 2017 को किया था। इसके बाद में इसमें टोटल जोन कितने आते हैं? इसमें टोटल 5 जोन में आते हैं। एक फरीदाबाद जोन है, एक हिसार जोन है, एक रोहतक जोन है, गुरुग्राम जोन है और एक पंचकुला जोन है। इसके अंदर आपका 5 हो गए ना? हाँ ठीक है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, हिसार है, पंचकुला है और रोहतक है। ये टोटल 5 जोन आते हैं, ये ध्यान रखना है डियर आपको। ठीक है, अब बात करते हैं इसका काम क्या है सर। हुड्डा काम क्या करता है? हुड्डा काम करता है निर्माण परियोजना पे ध्यान रखता है। शहरों में सेक्टर वगैरह जो बने हुए होते हैं, जमीन अधिग्रहण करना, उनका डेवलप करना, कोई मामला आता है दो लोगों के बीच का कन्फ्लिक्ट का, उसको सुलझाते हैं, शहरी क्षेत्रों का विकास करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको याद रखना है हरियाणा में राज्य बाल संरक्षण आयोग भी है, उसमें प्रवीण जोशी जी अध्यक्ष हैं, पंचकुला में हेडक्वार्टर है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग है, उसमें जस्टिस टीपीएस मान है, 2021 से है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण जो बना था कब सर? 17 मार्च 2004 को ये बना था। ठीक है, हरियाणा महिला आयोग, ये थोड़े दिनों से बहुत ज्यादा जरूरी था आपका। ये बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए था क्योंकि अभी थोड़े दिनों से ये टॉपिक न्यूज में चल रहा था। रेणु भाटिया जी ने इस्तीफा दिया है, आपको याद होगा, उनकी जगह पे अब नहीं आई। रेणु भाटिया तो नाम आप याद कर ही लेंगे। हरियाणा महिला आयोग बना कब था सर? ये बना था 20 दिसंबर 1999 को बना था। हरियाणा महिला आयोग बना था 20 दिसंबर 1999 को। हेडक्वार्टर कहां पे है सर? इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला के अंदर है। ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है पंचकुला के अंदर है। 20 दिसंबर 1999 को ये बना था, पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी ओवरऑल सबसे पहली अध्यक्ष बनी थी श्रीमती सुशीला वर्मा, उपाध्यक्ष बनी थी श्रीमती चंद्र प्रभा बनी थी। अध्यक्ष नाम याद कर लेना, श्रीमती सुशीला वर्मा जी सबसे पहली अध्यक्ष। 20 दिसंबर 1999 को यह बोर्ड बना था। अभी ये न्यूज में है क्योंकि इसमें नई हरियाणा की महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है उषा प्रियदर्शनी जी। उषा प्रियदर्शनी बनी है हरियाणा महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। उपाध्यक्ष बनी है मीना परमार, इस आयोग की उपाध्यक्ष बनाई गई है। मीना परमार इस आयोग की नई उपाध्यक्ष बनी है। उषा प्रियदर्शनी जो है ना हरियाणा महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। तो आपको उषा और मीना ये 2 नाम जरूर याद रखने हैं। रेणु भाटिया अभी तक आप उनका तो नाम अच्छे से जान ही चुके हैं
क्योंकि इतने दिनों से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी। एक बेबाक महिला थी, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातें रखा करती थी और खैर अभी भी आगे रखती होंगी, लेकिन इस डिपार्टमेंट में अभी नहीं रही हैं वो। और अभी अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी बन गई है। मीना परमार को इस आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये दोनों तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अब कुछ आपको मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड। ये टॉपिक आज का मैं बहुत ज्यादा जरूरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बड़ा मेहनत वाला टॉपिक है। इसको आप सीरियस लेंगे क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपरों में एक एक दो दो क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, हर एक लेवल में आते हैं। अभी प्रीवियस पेपर का अगर पैटर्न देखें तो उस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो एचपीएससी की बात कर रहा हूं मैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये एक टेबल है लास्ट में आपकी, ये आलोक वर्मा जी इसके अभी करंट में है। और इसका काम क्या होता है, हरियाणा सिविल सर्विस ग्रुप ए बी के जो पोस्ट है ना, ये इसी के तहत ही रिक्रूटमेंट होती है। एचएसएससी में श्री हिम्मत सिंह जी बताए थे मैंने, ये ग्रुप सी और डी की रिक्रूटमेंट करवाता है, जैसे सीईटी का पेपर वगैरह हो गया ना आपका ये। और इसके अंदर सेक्रेटरी है श्री विनय कुमार जी। इसके अलावा आता है हरियाणा में स्टेट कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो ये करंट कमिश्नर है ऑफिस, मतलब ये तो खैर आपको याद रखना, इतना इसका नाम नहीं याद रखना। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करता हूं तो टीवीएसएन प्रसाद अभी बताया था मैंने, आरटीआई एक्ट के तहत ये काम करते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन सूचना वगैरह लेनी होती है तो वो डिपार्टमेंट यही काम है आपका। लोकायुक्त मैंने बताए थे आपको, जस्टिस हरिपाल वर्मा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितनी भी करप्शंस वगैरह की रिलेटेड चीजें होती है, कंप्लेन होती है, वो यही डिपार्टमेंट सुलझाता है। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन श्री नंदलाल शर्मा जी है, ये भी याद रखना, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, पावर रेगुलेट करना, कोई डिस्प्यूट हो उन संबंधित ये सारा मामला काम करता है। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन, राइट टू सर्विस कमीशन अनुराग रस्तोगी जी को मिला हुआ है। ये सिटीजन्स के लिए ही है आपके पास में, सिटीजन्स को जो भी डिलीवरी समय पे मिलती है ना उनके लिए आता है ये। मतलब समय पे कोई डिलीवरी मान लो ना मिले तो उनको फिर डिस्प्यूट वाले मामलों को सुलझाने का काम भी बोर्ड करेगा। ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं, अभी अभी कहा था मैंने आपको, जस्टिस ललित बत्रा जी है, चेयरपर्सन है ये। इसमें कुलदीप जैन और दीप भाटिया दो मेंबर भी बताए थे आपको मैंने। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन में अनुराग रस्तोगी जी हैं, ये हरियाणा के चीफ कमिश्नर भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, हरियाणा के चीफ कमिश्नर भी पूछ लिया जाए, अनुराग रस्तोगी जी ही है। हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, उषा प्रियदर्शनी चेयरपर्सन है और इसमें मीना परमार अभी बताया था मैंने आपको, वाइस चेयरमैन बनी है ये, वाइस चेयरपर्सन सॉरी। स्टेट इलेक्शन कमीशन में देवेंद्र सिंह कल्याण बताए थे मैंने आपको। सातवां फाइनेंस कमीशन में श्री संजीव कौशल जी बता दिए। हरियाणा स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स के, इसको आप छोड़ दीजिएगा। हरियाणा बैकग्राउंड क्लास, मतलब हरियाणा में जो बैकवर्ड क्लास है ना उनके लिए जस्टिस है दर्शन सिंह, रिटायर्ड है, जज हैं ये। और हरियाणा स्केड्यूल्ड कास्ट कमीशन के लिए भी नहीं, छोड़ दीजिएगा आप लोग इसको। और इसके अलावा हाँ ये याद करना, हरियाणा गौ सेवा आयोग, ये है श्रवण कुमार गर्ग। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कई बार। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के चेयरपर्सन कौन है सर, चेयरमैन कौन है, उनका नाम है श्रवण कुमार गर्ग है। हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल है, उसके चेयरपर्सन है प्रोफेसर कलेश चंद्र शर्मा जी, ठीक है ना, कैलाश चंद्र शर्मा जी है, कैलाश चंद्र, ठीक है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, और दुमन सिंह किरमच जो है ये इसके उपाध्यक्ष है। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड 2015 में बना था सरस्वती नदी का पुनरुद्धार करने के लिए, ठीक है। तो हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के तो श्री कैलाश चंद्र शर्मा जी है, वाइस चेयरपर्सन प्रोफेसर एसके है, और मुख्यमंत्री जी हरियाणा हेरिटेज बोर्ड के अध्यक्ष हैं। दुमन सिंह किरमत जो है ना ये इसके करंट में उपाध्यक्ष हैं। हरियाणा बोर्ड जो है उसमें शंकर लाल जी धूपड़ है, वो तो अभी अभी आए थे, उनका तो नाम आप लोग भूलोगे ही नहीं, पहले पवन कुमार जी थे, अभी शंकर लाल जी धूपड़ है, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अभी थोड़ा समय बचा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ी चीजें और देखो आप लोग, कुछ नया अपडेट जो अभी हुआ है अपना वो भी आप लोग रिवाइज करो। एक तो हरियाणा में प्रशासनिक ढांचों की बात करूं तो मंडल कितने हैं राज्य में, मंडल मतलब होता है डिविजन्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, डिवीजन 6 हरियाणा में। डिस्ट्रिक्ट जनवरी 2026 तक का अपडेटेड डेटा कहें तो कितने डिस्ट्रिक्ट आ गए, 23 डिस्ट्रिक्ट आ गए राज्य में। उपमंडल कितने हैं हरियाणा में, हरियाणा में उपमंडल 80 है। तहसील कितनी है सर, 94 है। उप तहसीलें कितनी है, 49 है। ब्लॉक कितने हैं सर, 143 है। कस्बे कितने हैं, 154 है। गांव गैर आबाद संख्या में लगभग है 6841, ये 2011 का ही है डेटा, क्योंकि 2011 वाला जनगणना का ही अपडेट डेटा पढ़ना पड़ेगा।
जनसंख्या कितनी है सर? जनसंख्या 253,51,462 है जनसंख्या। इनमें से अगर पूछा जाए गांव का परसेंटेज कितना है तो 65.12 है। ये क्वेश्चन PYQ है एज इट इज, ठीक है ना। मैंने कल रात की क्लास ली थी एक YT पे, अगर किसी बच्चे ने देखा उसमें मैंने जनसंख्या के बहुत सारे डेटा बताए थे और ये PYQ क्वेश्चन भी था एज इट इज। ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि गांव की जनसंख्या का परसेंटेज कितना था, तो ये 65.12% था। और इसके अलावा जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व है 573। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 573 लोग रहते हैं। ज्यादा की बात करते हैं तो ज्यादा है फरीदाबाद में 2442, सबसे कम कहां पे है? सिरसा के अंदर है। तो डिवीजन वगैरह ये तो चलो ठीक है, हो गया आपका। इसके बाद में बात कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी तो हो गया। हाँ, एक सेक्स रेशियो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो कितना है? 879 है हरियाणा का, सबसे कम है पूरे भारत के अंदर, ठीक है। एक और चीज याद रखना है इसके अंदर आप लोगों को, और वो याद रखना है आपको, इसमें IMR याद रखना है और MMR याद रखना है आपको। IMR और MMR याद रखना है। IMR जो आपका होता है ना सर, ये होता है मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट का आता है, और MMR जो है ना वो मदर के लिए आता है। मतलब IMR का मतलब ये है कि 1000 बच्चों के ऊपर ना कितने बच्चों की डेथ हो रही है। 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो कितने बच्चों की उस पर मृत्यु हो रही है, तो वो डेटा हमारे पास में निकल के आ रहा है 26 का आ रहा है, औसत आ रहा है आपका। MMR ज्यादा जरूरी है। 1 लाख महिलाएं अगर बच्चों को जन्म दे रही है तो कितनी महिलाओं की मौत हो रही है? तो 89 की हो रही है फिलहाल। ये डेटा फिलहाल तो बड़ा सुधर गया है, पहले कभी कभी ये 200 200 250 250 हुआ करता था एक्चुअली हरियाणा का। और भारत का टारगेट है कि 2030 तक हम इसको 70 से नीचे ले आए। 1 लाख महिलाएं अगर बच्चों को जन्म देती है तो वहां पे 89 वुमेन की फिलहाल डेथ हो रही है, ठीक है। ये ध्यान रखना। हालांकि ये ना अलग अलग सालों के अलग अलग आंकड़े हैं ये, मतलब जैसे 2023 का हरियाणा की स्थिति 18.7 थी IMR की, सॉरी बर्थ रेट टोटल की, फिर रूरल का अलग निकला ऐसे, ठीक है। तो औसत में आपको MMR 89 याद रख लेना, MMR ज्यादा जरूरी है इसके अंदर, ठीक है। खेती कितनी बोई गई है वो तो जरूरी नहीं है आपके लिए, खेत का नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का भी पॉइंट आपके लिए इसमें जरूरी नहीं है। हाँ, एक इसमें जरूरी है, हरियाणा में टोटल बिजली की उपभोक्ता की संख्या कितनी है? 81,65 नहीं, सॉरी 81,65,554 है, ठीक है ना। इतनी टोटल उपभोक्ताओं की संख्या है। ये टोटल वाला संख्या भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर है कितने इलेक्ट्रिसिटी के, तो 81,65,554 इतने हैं ये टोटल वाले, ठीक है। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है हरियाणा के पर्सन की? तो प्रति व्यक्ति आय है 3,95,618, भारत की है 2,19,575। ये ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति आय हमारी राष्ट्रीय औसत से लगभग 80% ज्यादा निकल के आती है पर पर्सन इनकम। अब ये ओवरऑल निकलता है, इसमें कहीं ज्यादा है कहीं कम है। जैसे गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम तो हरियाणा का सबसे अमीर जिला है, 8 साढ़े 8 लाख चला जाता है वहां पे। उसी का करीबी नूह है, वो सबसे गरीब जिला भी आता है, तो वो खैर अप एंड डाउन हो जाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट का। तो हरियाणा का जिले कितने हो गए? 23 जिले हो गए। अच्छा, 23वां जिले का भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, जैसे कि एग्जांपल से ना, एक सेकंड, खाली पेज कहीं मिलेगा क्या? हाँ, यहां मिल जाएगा। देखो 23वां जिला जो बना है ना आपका, 23वां हांसी जिला है। इसका तारीख याद कर लेना। एक्चुअली देखो ऐसा था, इसके लिए ना 16 दिसंबर की बात है। 16 दिसंबर 2025 को इसकी रैली में घोषणा हुई थी। इसकी घोषणा जो की थी ना, वो तो की थी कब? 16 दिसंबर को। जिला बना था ये 19 दिसंबर 2025 को। एग्जाम के लिए यही तारीख याद रखनी है आपको, ये जिला बना था। ये जिला बना था, इस दिन गजट नोटिफिकेशन जो है ना जारी की गई थी। न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर 2025 को ये न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन आया था। पब्लिक किया जाता है ना, तो न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन इस दिन आया था। तो हमारे लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हालांकि इससे पहले 12 दिसंबर को उसका एक प्रॉपर जो है ना मेमोरेंडम वगैरह सब तैयार कर दिया गया था, वो तो जरूरी नहीं है, HPSC वाले पेपर में किसी दिन पढ़ाएंगे। अभी यहाँ आपको याद रखना है कि मेडल लिया है, मतलब 8 को मेडल मिला था। आप लोग एक याद रखना, साल 2024 की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि अब तक का सबसे लेटेस्ट 24 ही है। इससे अगला तो 2028 का होगा जो लॉस एंजलिस में। इससे पहले वाला जो हुआ था वो 2020-21 का था, कोविड के कारण 21 में हुआ था तो 20 का ही। हमारे लिए फिलहाल जो ज्यादा जरूरी है वो है 2024 वाला, तो इस पेपर के लिए जरूरी है। इनकी संख्या टोटल 8 है। छोटा सा कंफ्यूजन इसमें भी हो सकता है, वैसे तो कहीं 9 भी लिखी मिल सकती है, पर 9वीं खिलाड़ी का ऑफिशियली मैंने बहुत अच्छे से उसको सर्च किया। एक लड़की का नाम है मोना अग्रवाल। एक्चुअली उनका जन्म ऑफिशियली राजस्थान में ही हुआ है,
राजस्थान की हैं वो, लेकिन उनकी शादी हुई है हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ के अंदर। तो राजस्थान वाले ही उनको अपना मेडल काउंट कर रहे हैं। असल में तो जिस लड़की की शादी जहाँ हो जाती है वहाँ की हो जाती है वो, लेकिन फिर भी उनका मेडल का संबंध जो है ना राजस्थान ही काउंट कर रहा है। हरियाणा में काउंट नहीं हो रहा है, तो इसलिए 8 संख्या में आपको याद रखने हैं ये। किन-किन को कौन-कौन सा मेडल मिला वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एथलीट की कैटेगरी में सुमित आंतिल की बात करता हूं मैं। तो सुमित आंतिल बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पिछली बार भी मेडल लिया था और इस बार भी मेडल लिया है। सुमित आंतिल हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले हैं। सोनीपत के ये खेवड़ा के रहने वाले हैं, इस बात को याद रखना आप लोग। और इन्होंने जैवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल लिया था, जैवलिन थ्रो में गोल्ड लिया था इन्होंने। साल 2024 का पैरा ओलंपिक है उसमें भी, और साल 2020 का जो टोक्यो पैरा ओलंपिक था उसमें भी, जो 21 में हुआ था। मैं बात बता रहा हूं तुम्हें फिलहाल पैरा ओलंपिक की, ओलंपिक वाले बाद में बताऊंगा। पैरा का मतलब होता है जो खिलाड़ी फिजिकली डिसेबल होते हैं ना, उन खिलाड़ियों को पैरा ओलंपिक के नाम से हम लोग जानते हैं। सुमित आंतिल के साथ साथ इसी सोनीपत के खेवड़ा की एक खिलाड़ी और है जो पूछा जा सकता है। इनका नाम आपको याद रखना है, सीमा पूनिया आंतिल है। सीमा पूनिया आंतिल। और सीमा पूनिया आंतिल डिस्कस थ्रोवर की खिलाड़ी हैं, ये भी सोनीपत की ही है, सोनीपत के खेवड़ा की हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले के पेपर में आ चुका है एक हरियाणा के पेपर में, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना था, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको हमारे पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास में धर्मवीर नैन की बात करता हूं, तो ये पैरा ओलंपिक में क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, सोनीपत के खिलाड़ी हैं ये। नवदीप की बात मैंने अभी कही दी है आप लोगों को, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। हरियाणा के कौन से जिले के रहने वाले हैं? पानीपत जिले के रहने वाले हैं ये, ठीक है। योगेश कथुनिया, ठीक है ना, योगेश कथुनिया बहादुरगढ़ के हैं और इन्होंने पुरुष वर्ग में डिस्कस थ्रो में F56 कैटेगरी में सिल्वर जीता था। अच्छा, एक कैटेगरी वैसे तो याद करनी ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, हो सकता है एग्जामिनर ने थोड़ा मुश्किल बनाना हो सवाल, थोड़ा दिमाग में रह जाए इतना काफी है। ये कहीं कई खिलाड़ियों के आगे लगा मिलेगा टी, कईयों के एफ, ऐसे ट्रैक एंड फील्ड की कैटेगरी होती है। ये नंबर एक्चुअली पेरिस, ये जो पैरालंपिक वाले खिलाड़ी होते हैं ना, या जो डिसेबल पर्सन होते हैं उन्हीं के लिए ही होता है, नॉर्मल खिलाड़ियों के लिए नहीं होता ये नंबर। इसका मतलब ये होता है कि इस नंबर के साथ में, मतलब जैसे टी या एफ के साथ में जो नंबर लिखा होता है, ये इंडिकेट करता है कि ये खिलाड़ी कितना डिसेबल है या कितना सामान्य है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई खिलाड़ी है वो F41 कैटेगरी का है या कोई खिलाड़ी F62 कैटेगरी का है, इसका मतलब ये होगा कि ये F41 वाला ज्यादा डिसेबल है, F62 वाला कम डिसेबल है। ये जितना ज्यादा नंबर बढ़ता जाएगा उतना वो खिलाड़ी सामान्य होता जाएगा, जितना ये नंबर घटता जाएगा उतना वो खिलाड़ी डिसेबल होता जाएगा। तो आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए। तो इसलिए जगह जगह पे कहीं एफ है, कहीं पे टी है, ऐसे कई कैटेगरी लिखी मिलेगी तुम्हें। तो एक्चुअली इन पैरा ओलंपिक वाले खिलाड़ियों की एक कैटेगरी दी हुई होती है, डिसेबल कैटेगरी, इस नंबर से हम लोग जांच कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आते हैं प्रणव सुरमा जी। प्रणव सुरमा क्लब थ्रो के खिलाड़ी हैं, F51 कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 1994 में इनका जन्म हुआ था, हरियाणा के फरीदाबाद जिले के रहने वाले हैं ये प्रणव सुरमा जी। इसके बाद में खिलाड़ी हैं, निशानेबाज खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है मनीष नरवाल। ये भी हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने जो पैरालंपिक पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता था, यानी कि रजत पदक विजेता थे ये। एक बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नितेश कुमार, और बैडमिंटन के खिलाड़ी नितेश कुमार है, ये चरखी दादरी के गांव नांदा के रहने वाले हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस टीम इवेंट के अंदर, मतलब अकेले नहीं जीता, टीम में नहीं। एक तीरंदाज खिलाड़ी है जिनका नाम है हरविंदर सिंह। पिछली बार का, साल 2025 का कहूंगा मैं, इनको पद्मश्री भी मिला था। 26 का हम आगे बताएंगे, सविता और हेमराज जी के बारे में बात करेंगे, लेकिन हाँ 2025 का तीरंदाज खिलाड़ी का इनको, मतलब खिलाड़ी के लिए या खेल के क्षेत्र में इनको मिला था, पद्मश्री मिला था। इसके अलावा इन्होंने इस इवेंट के अंदर, ये कैथल के रहने वाले हैं, गोल्ड मेडल जीता था। 25 फरवरी 1991 को इनका जन्म हुआ था और ये एक आर्चरी से संबंधित खिलाड़ी हैं। पहले आर्चरर बने हैं हरियाणा के जिन्होंने इस इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। कौन कौन से खिलाड़ी हैं एक बार के लिए टिप्स पे याद करने की कोशिश करो। एक तो नाम आपको याद रखना है सुमित आंतिल। सुमित के साथ में मैंने सीमा पूनिया आंतिल भी कह दिया, क्योंकि ना सरनेम मैच हो रहा है, जगह भी मैच हो रही है और एग्जाम ने पूछ भी लिया है, तो दोनों याद करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे ये अभी सीमा इस गेम से रिलेटेड नहीं है, मतलब इस पैरालंपिक से नहीं है,
लेकिन पेपर में PYQ आ चुका है इसलिए मैंने लिंक किया है इसको। आपको नाम तो ये 8 याद रखने हैं पैरा ओलंपिक में। 8 एक तो संख्या याद कर लेना, ये HTET का PYQ ही है। ऐसा सेम क्वेश्चन आया था कि पैरालंपिक खिलाड़ियों ने कितने ने मेडल जीता था, तो अब इस बार 8 ने जीता है, आपको 8 याद रखना है। पहली बात है, हाँ अगर मान लो इनकेस 8 ऑप्शन में नहीं है, एक केस लगा के चलते हैं, वैसे ऐसा नहीं होगा लेकिन मान लो नहीं है तो आप नो पे जा सकते हो। नहीं है तो ही, है तो 8 ही लगाना है। वो नो इसलिए क्योंकि मैंने अभी कहा ना, मोना अग्रवाल वो है तो राजस्थान की, शादी उनकी हरियाणा में हुई है, तो वैसे तो उनको राजस्थान ही काउंट कर रहा है, पर इन केस क्या पता काउंट कर लिया जाए ऑप्शंस के अंदर, तो आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए, पहले से आपको अवेयर कर रहा हूं मैं इस बात के लिए। सुमित आंतिल है, सोनीपत के हैं, जेवलिन थ्रोअर है, गोल्ड मेडल जीता। धर्मवीर है, पैरालंपिक खिलाड़ी है, गोल्ड मेडल जीता है, सोनीपत के हैं। नवदीप है, जेवलिन थ्रोअर ही है, ये भी जेवलिन थ्रोअर है, ये भी अलग अलग कैटेगरी अलग है दोनों की, इन्होंने भी गोल्ड जीता, ये पानीपत के रहने वाले हैं। योगेश कथुनिया, ये बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं, बहादुरगढ़ झज्जर के। डिस्कस थ्रोअर खिलाड़ी हैं ये, ध्यान रखना, सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। प्रणव सुरमा है, ये क्लब थ्रो के खिलाड़ी हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है आपका, हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं। मनीष नरवाल है, फरीदाबाद के रहने वाले हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है पिस्टल के अंदर, जो आपकी 10 मीटर एयर पिस्टल है उसमें। बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं नितेश, रहने वाले हरियाणा के चरखी दादरी के हैं और गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। हरविंदर सिंह जो है हरियाणा के कैथल जिले के रहने वाले हैं, गोल्ड मेडल जीता है तीरंदाजी में। साल 2025 का इनको मिला था पद्मश्री भी, मैं वो बात भी यहाँ पे ही मेंशन कर ही देता हूं ताकि आगे आपको याद रह जाए, यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं। साल 2025 का पद्मश्री पुरस्कार मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, पद्मश्री। और पद्मश्री 2025 में 2 खिलाड़ी थे, एक खिलाड़ी तो आपके आगे अभी भी नाम लिया, इनका फोटो भी शायद आपको कहीं पे मिल जाएगा अभी, ठीक, ये दिए रहा फोटो, ये है हरविंदर, ठीक है ना, ये हरविंदर है। इनके कई सारे इवेंट भी है, देखो 2024 में पेरिस जो आपका पैरालंपिक था उसमें गोल्ड जीत लिया। एशियाई पैरा चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर जीता था 23 के अंदर। 2022-23 के अंदर जो एशियाई पैरा खेल हुए थे उसमें कांस्य जीता था। 2020 में इन्होंने कांस्य जीता था टोक्यो पैरालंपिक में, ध्यान रखना ये एक इंपॉर्टेंट, एक बात ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 2 बात तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो कई सारी इंपॉर्टेंट है इनमें, लेकिन 2 बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी। तो साल 2025 का इनको मिला है पद्मश्री मिला है। नाम तो आप लोगों के आगे है ही अभी, क्या नाम है सर? हरविंदर सिंह है, ठीक है ना, नाम याद रखना है आपको, हरविंदर सिंह है। हालांकि इनके साथ किस किस फील्ड में मिला सर इनको? इनको खेल के फील्ड में मिला है, स्पोर्ट्स से संबंधित है। एक और भी थे साथ में, उनका नाम है डॉक्टर संतराम देसवाल, ठीक है ना, क्या नाम था सर? डॉक्टर संतराम देसवाल, डॉक्टर संतराम देसवाल। और डॉक्टर संतराम देसवाल मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से रह रहे हैं सोनीपत के अंदर रह रहे हैं। मूल रूप पूछे तो आपको कहाँ के हैं, झज्जर ही बताना है, इन केस ऑप्शन में नहीं है तो सोनीपत कहना है। ये कहाँ के हैं सर रहने वाले? ये रहने वाले हैं हरियाणा के कैथल जिले के। ये साल 2025 में केवल 2 ही लोगों को पद्मश्री मिला है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर मैं कहता हूं साल 2026 की बात करता हूं मैं, साल 2026 की, 2026 में भी 2 लोगों को ही मिला है। एक तो है कौन? एक खिलाड़ी है जिनका नाम है सविता पूनिया, और सविता पूनिया रहने वाली है कहाँ की सर? ये रहने वाली है जोधका की। जोधका कहाँ पड़ता है सर? ये पड़ता है सर सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, खेल के क्षेत्र में मिला है, हॉकी की खिलाड़ी है, जानते होंगे, वॉल ऑफ हॉकी कहते हैं, इनका क्वेश्चन भी अभी आएगा बताऊंगा। एक जो है इनका नाम है हेमराज सुंदरियाल, हेमराज सुंदरियाल, ठीक है ना, खेमराज सुंदरियाल जो है ना ये खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी क्या सॉरी, खेमराज सुंदरियाल जो है ना इनको मिला है कला के क्षेत्र में मिला है, आर्ट। और कौन से क्षेत्र के हैं सर रहने वाले? ये पानीपत के रहने वाले हैं, पानीपत के, ठीक है। इससे पीछे जो 2024 था, सबके नाम तो चलो याद नहीं रखने, लेकिन 2024 में मिला था, 4 लोगों को मिला था, ठीक है, 2024 में 4 कुल लोगों को मिला था। आपको चारों के ऐसे अलग से नाम ही याद करने, लेकिन हाँ संख्या याद कर लेना, 4 थे 2024 के, 25 के अंदर 2 है, 26 में ज्यादा इंपॉर्टेंट 25 और 26 है, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, उसमें से भी 25 ज्यादा जरूरी है, आपको ये याद रखना है, ठीक है।
इसके बाद में एक बात और याद आती है आपके पास में। अच्छा, ये तो नाम याद हो जाएंगे आपको। यहाँ पे क्या याद हुआ? पेरिस पैरालंपिक में पानीपत वाले तो चलो ठीक है, गोल्ड हो गए। एक बार क्विकली इनको रिवाइज कर लो आप लोग। क्या नाम था? सुमित आंतिल है। सुमित आंतिल कहाँ के हैं सर? सोनीपत खेवड़ा के हैं। जैवलिन थ्रोअर खिलाड़ी हैं, गोल्ड मिला है इनको। नवदीप है, कहाँ के हैं सर? ये है मतलब गेम कौन से के हैं? पैरालंपिक में है, क्लब थ्रो के हैं, गोल्ड मिला है, सोनीपत के रहने वाले हैं। नवदीप कहाँ के हैं? पानीपत के हैं, गोल्ड मिला है, जेवलिन थ्रोवर है। प्रणव योगेश कथुनिया कहाँ के रहने वाले? बहादुरगढ़ झज्जर कह दीजिएगा। पुरुष वर्ग में डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल मिल गया। प्रणव सुरमा क्लब थ्रो के खिलाड़ी ही हैं, सिल्वर मिला है इनको, हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं। निशानेबाज में मनीष का नाम आता है, मनीष नरवाल फरीदाबाद के रहने वाले हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको मेडल मिला है सिल्वर। बैडमिंटन खिलाड़ी है नीतीश कुमार, हरियाणा के चरखी दादरी के हैं, गोल्ड मेडल मिल गया। हरविंदर सिंह जो है ना, गोल्ड मेडल मिल गया है, कैथल के रहने वाले हैं, पैरा आर्चरर खिलाड़ी है। कर लोगे याद? उम्मीद करता हूं याद कर लोगे। उसके बाद में हरविंदर सिंह के लिए मैंने दो बात और बतानी थी कि 2024 वाले में इन्होंने गोल्ड जीता था, 20 वाले में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने जीता था। ऐसे तो एशियाई पैरा खेल में गोल्ड जीत चुके हैं, एशियाई पैरा खेल पुरुष वर्ग में कांस्य जीत चुके हैं, एशियाई पैरा चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, और भी कई सारे इनकी उपलब्धियां हैं। पर दो ज्यादा जरूरी है जो एक्सपेक्टेड बन सकती है एग्जाम के लिए। 24 में 4 लोगों को पद्मश्री मिला था, 25 में 2 को, 26 में 2 को। 25-26 वालों के दोनों के नाम भी याद होने चाहिए। 25 वालों में आपका नाम हरविंदर सिंह है, एक का नाम याद रखना है संतराम देसवाल। 26 में खेमराज सुंदरियाल है और दूसरे का नाम सविता पूनिया है, जो हरियाणा के सिरसा के जोधका की रहने वाली है। इस पेरिस पैरा ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी थे कितने वैसे टोटल? तो हरियाणा के टोटल खिलाड़ी 23 जिन्होंने हिस्सा लिया था, टोटल 23 थे। 23 में से 8 मेडल लेके आ गए हैं। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं चीजें तुम्हें समझ में आ गई है, याद भी तुम्हें हो ही गया है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग 101% ध्यान के साथ सुन रहे हो और आपको ये चीजें याद भी हो रही हैं साथ के साथ में। अब आते हैं हम लोग पेरिस ओलंपिक पे आ जाते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 जो था ना, उसमें हरियाणा के किस खिलाड़ी को 100 ग्राम ज्यादा वजन के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया था? ये सवाल आपको याद हो ही गया है क्योंकि इनका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुन लिया। नाम है विनेश फोगाट है। 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया था, डिस्क्वालीफाई हो गई थी। वो कहानी भी आपको याद है। हरियाणा के चरखी दादरी के बलाली की रहने वाली हैं। अभी ये करंट में जींद जुलाना की कांग्रेस से विधायक है, मतलब एमएलए हैं ये चुनी हुई। और विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई थी। हालांकि इनसे संबंधित 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए, और वो सवाल मतलब एक तो सवाल बन ही सकता है, एक तो ये हो ही गया, एक और बन सकता है। होता ये है कि हरियाणा में जो भी ओलंपिक में मतलब ओलंपिक पैरालंपिक वाला में गोल्ड मेडल लेके आता है, तो उनको हरियाणा सरकार की तरफ से 6 करोड़ मिलते हैं। अगर कोई दूसरे नंबर पे आता है, सिल्वर मेडल लेके आता है, तो उनको हरियाणा सरकार की तरफ से 4 मिलते हैं। और कोई ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है तो उनको हरियाणा सरकार की तरफ से 2.5 करोड़ मिलते हैं। अगर कोई 4th पोजीशन पे आता है तो सरकार उनको 50 लाख रुपए देती है। और अगर कोई भी मेडल लेके नहीं आता है तो उनको सरकार पार्टिसिपेट करने के चक्कर में 15 लाख रुपए देती है। 15 देती है, इसमें से 5 लाख पहले मिल जाते हैं, 10 लाख बाद में मिल जाते हैं हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। मतलब 10 लाख बाद में इन द सेंस कि वापस जब मिलके कोई मेडल लेके नहीं आएंगे तो 10 मिल जाएंगे, अदरवाइज जो प्राइज मनी है वो मिल जाएगा। 5 लाख तो जस्ट सिलेक्ट होने पे मिल जाता है इनको। अच्छा, इनके पास में कोई मेडल नहीं आया था, लेकिन ये फाइनल में डिस्क्वालीफाई हुई थी। फाइनल में डिस्क्वालीफाई हुई, इसका मतलब ये था या तो ये जीत जाती तो इनके पास में गोल्ड आ जाता, हार जाती तो कंफर्म था सिल्वर आना ही था। वजन ज्यादा होने के कारण चलो हो गया ऐसा, तो सरकार ने इनको निराश ना होने दिया जाए, इसलिए सरकार ने कहा कि कम से कम हम आपको सिल्वर मेडल, जितना मेडल तो नहीं दे रहे लेकिन सिल्वर मेडल पे जो आपको मिलता है वो दे देंगे। क्या क्या मिलता है सर? 4 करोड़ रुपए मिलते हैं, एक सरकारी नौकरी मिलती है, इसके अलावा एक प्लॉट मिलता है। भी तीनों में से कोई आप एक ऑप्शन चूज कर लो। इन्होंने जॉब को छोड़ के 2 ऑप्शन चूज कर लिए, एक प्लॉट भी और एक 4 करोड़ रुपए, सरकार ने इनको दे भी दिया वो, ठीक है। तो एक पॉइंट आप लोगों के लिए माइंड में रह सकता है कि हरियाणा सरकार ने इनको कौन सा सम्मान से सम्मानित किया था। तो इनको सिल्वर मेडल मिलने वाले सम्मान, जितना सम्मान इनको दिया था, ठीक है, इतना ध्यान रखना आप लोग। अमन सहरावत थे, इन्होंने इसमें कौन सा मेडल जीता था? तो अमन सहरावत, जिनको यंग बॉय का अवार्ड भी मिला था, सबसे कम उम्र का अवार्ड था, 57 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर झज्जर बेहरोड के रहने वाले, कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कुश्ती में, रेसलिंग में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। एक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा,
वो भी पेरिस ओलंपिक में ही थे और पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने इस बार तो जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। हालांकि टोक्यो ओलंपिक की बात करता हूं तो वहां उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक था आपका। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम में हरियाणा के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो जो पेरिस ओलंपिक की हॉकी टीम थी उसने कांस्य पदक जीता था। उसमें अपने हरियाणा के टोटल 3 खिलाड़ी थे। एक खिलाड़ी था सुमित, एक था संजय, एक था अभिषेक। अगर मैं बात करता हूं सुमित की, रहने वाले हैं सोनीपत के। संजय रहने वाले हैं हिसार के पास में डाबरा गांव के। और अभिषेक रहने वाले हैं सोनीपत के। सुमित रहने वाले हैं सोनीपत के, संजय रहने वाले हैं हिसार के, अभिषेक रहने वाले हैं सोनीपत के। 3 खिलाड़ी थे इस पुरुष जो आपका इवेंट था, या कह सकते हो पुरुष हॉकी टीम जो था ना, उसके अंदर कांस्य पदक जीत के आई थी टीम। और 3 खिलाड़ी अपने हरियाणा के, सुमित से सोनीपत याद करना, संजय हिसार के थे, और अभिषेक जो है ना ये सोनीपत जिले के थे। 3 जरूर याद कर लेना। इसके बाद में हरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में पद्म श्री 2025 मिला। ये मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है, तो मेरे हिसाब से आपको वैसे तो याद हो ही है, ये सवाल तो हो ही गया है, और देखते ही भी दोबारा याद आ गया। कैथल जिले के रहने वाले हैं, कैथल के गोहला इलाके के अजीत नगर गांव के रहने वाले हैं ये। और इनको मिला है पेरिस में तो गोल्ड जीता इन्होंने, टोक्यो में अभी बताया मैंने कांस्य जीता। ये 2 बात मैंने अभी अभी कही थी, मैंने कहा था ये दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनके पास में और बहुत सारे इवेंट्स हैं, आपको सारे ना याद करने हो तो चलेगा, 2 याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इनका जन्म 25 फरवरी 1991 को हुआ है। हरियाणा के कैथल जिले के गोहला इलाके के अजीत नगर गांव के रहने वाले हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता, टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 2025 के का इनको पद्म श्री, जो भारत में चौथा बड़ा नागरिक सम्मान है, ध्यान रखना। शिक्षा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री जो मैंने अभी बताया आपको, डॉक्टर संत राम देसवाल को मिला है। और इनको साल 2024 का ही मिला है। बहुत सारे इनके 28 से ज्यादा सालों तक छोटू राम आर्य कॉलेज में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। मूल रूप से हरियाणा के झज्जर के खेड़का गुज्जर के रहने वाले हैं। मूल रूप ही आप याद रखना, इनका जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1955 को जन्म हुआ था। हरियाणा गवर्नमेंट ने इनको बहुत सारे सम्मान दे रखे हैं, तो वो बात दिमाग में रहनी चाहिए आपको। हरियाणा साहित्य अकादमी के से महाकवि सूरदास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है इनको। साहित्य साधना अवार्ड मिला हुआ है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त अवार्ड मिला हुआ है इनको। इसके अलावा लोक साहित्य शिरोमणि सम्मान, हिंदी सहस्त्र जो सहस्राब्दी जो सम्मान है वो भी मिला इनको। जन कवि मेहर सिंह अवार्ड मिला है इनको। ऐसे हरियाणा सरकार ने इनको कई सारे अवार्ड से ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इन्होंने लेखक डॉक्टर चंद्र त्रिखा से प्रेरित होकर ही हरियाणा संस्कृति और कला नामक एक कृति भी लिखी है। इनका बहुत लंबा कंट्रीब्यूशन रहा है इस साहित्य के क्षेत्र में, इसलिए इनको पद्म श्री दिया गया है साल 2025 का। हरियाणा में ओलंपिक संघ के प्रशासक का कार्यभार किसने संभाला है? तो हरियाणा के अंदर ओलंपिक संघ के प्रशासक कौन बने हैं? मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं जिनका नाम है एच एस भल्ला। एच एस भल्ला, मीनू धत्रवाल अभी आगे आएंगे, उनका भी बताऊंगा मैंने आपको यहाँ पे। लेकिन ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग कि एच एस भल्ला, पूर्व जस्टिस एच एस भल्ला ने हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पदभार संभाला है। और ये वर्तमान में हरियाणा दूसरे विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहे हैं। जरूर याद कर लेना है डियर आपका, ठीक है। हरियाणा की कौन सी एकमात्र खिलाड़ी है जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम की हिस्सा रही थी? क्योंकि एक ही मात्र खिलाड़ी है तो करके सवाल ज्यादा जरूरी है। खो खो वर्ल्ड कप विजेता टीम की हिस्सा रही थी अपने हरियाणा की एक ही मात्र खिलाड़ी है। नाम इनका याद रखना है, मिन्नू धत्रवाल। 20 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला गया था फाइनल मैच, उसमें भारत ने नेपाल को हराया था। याद रहे, पुरुषों की टीम ने भी नेपाल को हराया, महिला की टीम ने भी नेपाल को हराया। मतलब जो खो खो वर्ल्ड कप है उसमें मेल भी इंडिया ही जीता, मेल टीम जी, और फीमेल टीम है वो भी इंडिया ने ही जीता था। लेकिन सवाल आपसे पूछा था महिला खिलाड़ी उसमें हरियाणा की कौन सी थी, तो हरियाणा की आपको याद रखना है, हिसार जिले के बिटमड़ा गांव की रहने वाली मीनू है। इन्होंने चैंपियन बनाने के लिए इस टीम में बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा किया था। तो मीनू नाम याद कर लेना आप लोग। और ये खो खो वर्ल्ड कप जो है उस विजेता टीम की हिस्सा थी।
बाकी और खिलाड़ियों के नाम हमारे जीके हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशनल के लिए तो है ही खैर। फिर जनवरी 2025 में हरियाणा के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है सर? तो अब हमारे पास में जो है ना क्या रहेगा सर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में अगर मैं कहूं तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है किसको मिला? आप एक बात याद रख लेना, हरियाणा के अंदर दो मतलब एक सबसे बड़ा अवार्ड अगर कोई खेल में किसी को मिलता है ना, तो वो कौन सा मिलता है? तो वो मिलता है सर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ही मिलता है। पहले उसको कहते थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना करते थे। अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की जगह पे अब हम उसको नाम देते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ऐसा नाम भारत के प्रधानमंत्री जी ने 6 अगस्त 2021 को कर दिया। मतलब इसका नाम बदल दिया, पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ही होता था, लेकिन 6 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। अब आपको लेटेस्ट किनको मिला है वो नाम याद रखना है, और लेटेस्ट मनु भाकर को मिला है। बहुत ज्यादा जरूरी सवाल में से एक है, एक उम्मीदों वाला सवाल है। मनु भाकर हरियाणा के झज्जर के गोरिया गांव की रहने वाली है। जसपाल राणा जी इनके कोच थे, लेकिन हाल ही में उनका देहांत हो गया, तो करके भी न्यूज में है, करंट अफेयर है, अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ है। और जो बच्चे मुझसे डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं स्टार IQ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे डेली जैसे पढ़ाता ही हूं मैं, तो उसमें मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था, मोस्ट प्रॉब्ली शायद जून के इस फर्स्ट वीक में मैंने पढ़ाया ही होगा, ठीक है। खैर, इसका सही आंसर हमारे पास में मनु भाकर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जनवरी 2025 को झज्जर जिले की 22 साल की शूटर है मनु भाकर, इनको प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला। क्यों मिला सर? क्योंकि इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे, डबल मेडलिस्ट, 2 कांस्य पदक जीते। एक जीता इन्होंने अकेले ने 10 मीटर के अंदर जो शूटिंग गेम के अंदर, एक इनके साथ टीम इवेंट में थे, अंबाला के धीन गांव के सरबजोत सिंह थे, उनके साथ मिलके जीता। तो एक तो अकेले का हो गया, एक टीम का हो गया। सरबजोत के खाते में भी गया, इनके खाते में गया, क्योंकि दोनों ने इकट्ठा ही तो लिया था वो वहां पर। जनवरी 2025 में किस हरियाणवी कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था? ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है एक्चुअली किसके लिए? ये दिया जाता है खेल के अंदर जो प्रशिक्षक होते हैं, सिखाने वाले होते हैं, कोच जो होते हैं। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं भूमिका तो कोच की भी तो होती है ना। अभी हम विद्यार्थी हैं, हमें पढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक एजुकेटर का, एक टीचर का बड़ा रोल होता है। भाई किसी अध्यापक ने हमें पढ़ाया ही नहीं होता, पढ़ाना सिखाया ही नहीं होता, तो हम कैसे ही पढ़ पाते, कैसे ही आपको पढ़ा पाते? तो उन अध्यापक का तो बहुत बड़ा रोल रहा होगा ना हमारे जीवन में, कभी नहीं भूलना चाहिए उनको तो हमें। तो उन्हीं कोच ने सिखाया, तभी तो बच्चा सीख के मेडल लेके आया। तो ये एक बहुत अद्भुत कोच है, हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले हैं, संदीप जी नाम है इनका, संदीप सांगवान नाम है। 17 अगस्त 2025 की बात है। सोनीपत जिले के रहने वाले भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच हैं संदीप सांगवान। इनको अपने सिखाने के चलते हुए, अच्छा सिखाने के चलते हुए इनको मिला है कौन सा सर? द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। ये ध्यान रखना है डियर हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट आता है जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लास्ट सेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया ही था, मतलब लास्ट ईयर क्वेश्चन में आया था ना, जब 3 खिलाड़ियों को मिला था। दीक्षा डागर का नाम याद होगा, अमित पंघाल का नाम याद होगा, और एक सुनील थे पहलवान, इनको, उन तीनों से रिलेटेड तो साल 2023 का उनको मिला था अर्जुन अवार्ड। 24 में मिला था, ठीक है ना, पर 23 का था। इनको 25 में मिला है, 24 का मिला है। अब तक का सबसे लेटेस्ट यही वाले हैं, ध्यान रखना। इनमें संख्या है टोटल खिलाड़ियों की 10, ध्यान रखना। हालांकि 11वां भी कंफ्यूजन वो रहता है, पर वो मोना अग्रवाल वाला नाम है, पर मोना अग्रवाल हरियाणा से रिलेट नहीं करेंगे हम लोग। अगेन मैंने कहा प्रेफरेंस आपकी यही रहनी चाहिए। अगर मोना अग्रवाल का नाम जो है मतलब आपको सेकेंडरी पोजीशन पे लेके जाना है, पहली प्रेफरेंस ऑफिशियल कई जगह साइट पे मैंने इसको अच्छे से चेक किया, तो वो राजस्थान में ही उनको काउंट कर रहे हैं, हरियाणा वाले काउंट नहीं कर रहे हैं उसको, मतलब राजस्थान काउंट कर रहा है अपने अर्जुन अवार्ड में उनको। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी 2025 को देश के 32 एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था, जिसमें से जो है ना 10 एथलीट, 11 नहीं 10 एथलीट हरियाणा के थे। 11वीं वो मोना वाला कंफ्यूजन है। इसमें से है कौन कौन सर? एक तो है इसमें अभिषेक नैन है, दूसरे कौन है सर? दूसरे इसमें संजय मलिक है, तीसरे कौन है? तीसरे इसमें सरबजोत सिंह है, चौथे इसमें अमन सहरावत जी हैं, पांचवी इसमें नीतू घणगस है, छठवीं इसमें स्वीटी है, सातवें इसमें धर्मवीर नैन है, आठवें इसमें नवदीप नैन हो गए, और 9वें इसमें नितेश कुमार जी हो गए, और 10वें इसमें जो है ना वो प्रणव सुरमा जी हो गए।
ये टोटल 10 आपको नाम जरूर जरूर याद कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जा सकते हैं आप लोगों को यहां से, प्लीज इनको जरूर याद करना आप लोग। मैं फिर बता रहा हूं, अर्जुन अवार्ड साल 2025 में मिले, 24 के लिए मिले, ध्यान रखना आप लोग, 24 के लिए मिले, अब तक का लेटेस्ट यही है। आगे 26 में अभी इनके नाम 5-6 खिलाड़ियों के हुए हैं अलॉट, पर वो अभी आपको फाइनल तो हुआ नहीं है, तो उसके लिए आप उसको छोड़िएगा। अब तक मिले हुए उनके नाम याद करना आप लोग। आपसे डायरेक्ट इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से अर्जुन अवार्ड किसे मिला हुआ है, तो आपको नाम याद रहना चाहिए। क्या नाम याद रहना चाहिए? अभिषेक नैन याद रहना चाहिए। वैसे 3 खिलाड़ियों के नाम अभी मैं पढ़ा के हटाई हूं थोड़ी देर पहले कुछ तो अभिषेक नैन एक तो नाम याद रखना है, एक संजय याद रखना है, एक सरबजोत याद रखना है, एक अमन याद रखना है। अमन अमन नबी, मैंने कहा ना कि यंगेस्ट बॉय झज्जर के रहने वाले, 57 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता पेरिस ओलंपिक के अंदर। नीतू घणगस हरियाणा के भिवानी की दनाना गांव की रहने वाली है, बॉक्सिंग की एक बहुत ही अच्छी प्लेयर है, बड़ी उम्दा खिलाड़ी है। स्वीटी है, हरियाणा हिसार की रहने वाली है, बॉक्सिंग की बहुत ही उम्दा प्लेयर में से एक इनका भी नाम आता है। धर्मवीर नैन अभी मैंने नाम लिया, नवदीप नैन अभी नाम लिया था मैंने। ये दोनों अभी मेडल जिताए दिखाए थे ना मैंने आप लोगों को, पैरा ओलंपिक के अंदर क्लब थ्रो के अंदर जीता था इन्होंने, जेवलिन थ्रो में जीता था। नितेश कुमार अभी बताया था मैंने आप लोगों को, इन्होंने भी अभी मेडल ही जीता था, नितेश रहने वाले चरखी दादरी के बैडमिंटन के प्लेयर। और प्रणव सुरमा भी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जो आपके पैरा ओलंपिक में मेडल जीता था इन्होंने भी। तो नाम याद रखने हैं, फिर से बता रहा हूं, अभिषेक, अभिषेक के साथ संजय आपने हॉकी टीम में पढ़ लिए थे, सरबजोत मनु भाकर के साथ में इंपॉर्टेंट हो गए, अमन इंपॉर्टेंट है, नीतू इंपॉर्टेंट, स्वीटी, धर्मवीर, नवदीप, नितेश, प्रणव, ये खिलाड़ी हैं जिनको सम्मान दिया गया है अर्जुन सम्मान। भारत में सबसे बड़ा सम्मान अगर मिलता है तो खेल के क्षेत्र में वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान है, इसके बाद में जो आता है वो अर्जुन सम्मान ही आता है 2 नंबर पे। ठीक बात है, इतना याद कर लेना जी आप लोग। इसके बाद में आता है मनु के बारे में, तो आपको मैंने अभी बता ही दिया था, ये मनु भाकर खिलाड़ी हो गई थी। इसके बाद में नीरज चोपड़ा। अच्छा, नीरज चोपड़ा के एक छोटा सा सवाल, थोड़ा सा डिटेल पढ़े तो नीरज चोपड़ा का टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो था 87.58 मीटर का, और जो इस बार जेवलिन थ्रो किया था इन्होंने 89.45 मीटर का किया था। जेवलिन थ्रो का नाम याद कर सकते हो। बाकी इन्होंने पाओ नूर्मी गेम्स 2022 में सिल्वर जीता था, वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में सिल्वर जीता, डायमंड लीग में भी गोल्ड मेडल जीता हुआ इन्होंने। और ये अमन सहरावत है, रेसलिंग में अमन तो अभी पढ़ ही लिया था हमने, हरियाणा के रहने वाले हैं। अच्छा, कितने खिलाड़ी ऐसे थे जिनको मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? इतना छोटा सा याद रख सकते हो सवाल आप, क्योंकि हरियाणा से तो एक ही था, पर इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया जा सकता है कि कितने खिलाड़ियों में से हरियाणा की एक खिलाड़ी को सम्मान मिला। तो कुल 4 खिलाड़ी थे जिनको 2025 के अंदर 17 जनवरी को भारत की माननीय राष्ट्रपति जी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया था। उनमें से हरियाणा की एक मनु भाकर थी। ये 4 थे, कौन कौन से सर जी? इन 4 में से वैसे नाम बहुत मुश्किल नहीं है, ये सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले थे, डी गुकेश थे, यकीनन इनका नाम आपको याद है। टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले हॉकी टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह, ये भी नाम याद होगा आपको। पेरिस पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में गोल्ड जीतने वाले प्रवीण कुमार, और एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में से एक नाम और मनु भाकर रह गए ना, हाँ ये रही। हरियाणा राज्य का जो राजकीय प्रमुख खेल कौन सा है सर जी? खेल तो हरियाणा का कुश्ती है, राज्य में प्रसिद्ध खेल कुश्ती और कबड्डी है। राज्य के गांव के खेल तो याद करने का जरूर नहीं है। एक भीम अवार्ड दिया जाता है अपने राज्य में, 2001 से मिल रहा है, राज्यपाल के द्वारा ही दिया जाता है ये अवार्ड। अगर एक बार किसी को भीम अवार्ड मिलता है तो उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं एक बार में जब मिलता है, तो उसके बाद हर महीने 5-5 हजार रुपए का उसको एज ए पेंशन स्टार्ट हो जाती है राज्य की तरफ से, ध्यान रखना आप लोग। और 5,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है इसके अंदर, ये भी ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा आप लोगों को ये याद रखना कि हरियाणा राज्य के अंदर जो है ना, भीम अवार्ड की सिफारिश की जाती है खेल विभाग के प्रधान सचिव, विभागीय अधिकारी और 2 अर्जुन अवार्ड की समिति के द्वारा भी। किनको ये भीम अवार्ड मिलेगा उसकी सिफारिश की जाएगी, या तो खेल विभाग के प्रधान सचिव होंगे, साथ में विभाग उस डिपार्टमेंट के अधिकारी होंगे। 2 खिलाड़ी जिनको पहले अर्जुन अवार्ड मिल चुका है उनकी भी रिकमेंडेशन यहाँ पे बहुत जरूरी होगी आपके, ठीक है। एक बार ये लगभग एक साथ में हर साल लगभग 11 दिए जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है इनकी आपकी। ये 2001 से 2025 तक हरियाणा में 130 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड दिए जा चुके हैं। राज्य में सबसे बड़ा अवार्ड यही है। पहली महिला भीम अवार्डी थी गीता जुत्सी थी, गुरुग्राम की 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ के अंदर।
और पहले अर्जुन अवॉर्डी पुरुष जो थे ना पहलवान उदयचंद थे, गांव जांडली के फतेहाबाद के रहने वाले हैं ये। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले हरियाणा के अंदर जो खिलाड़ी थे उनका नाम था विजेंद्र सिंह थे, विजेंद्र सिंह। किसी भी खेल में हरियाणा में जिन्होंने आज तक गोल्ड जीता है पहली बार लीलाराम ने जीता था कुश्ती के अंदर। और इसके बाद में आपको ये तो याद नहीं रखने हैं, और इसके बाद में अगली बात आपको याद रखनी है यहाँ पे एक सेकंड, कुछ अवार्ड्स, हाँ ये रहे स्टेडियम, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम है अपने हरियाणा के। जैसे मैंने एक स्टेडियम मैंने नाम दिया, एक दो स्टेडियम और भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एकलव्य स्टेडियम डायरेक्ट पूछा जाए तो जींद जिले में पड़ता है। अर्जुन स्टेडियम पूछे तो भी जींद जिले का है। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पे है सर? ये पलवल में है। चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर है ये वाला। हरियाणा राज्य खेल परिसर बिल्ट स्टेडियम भी है एक आपका यहाँ पे। और इसके अलावा हरियाणा राज्य खेल परिसर बिल्ट स्टेडियम जो है ना ये फरीदाबाद का ही है आपका। नाहर सिंह स्टेडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे मार्क भी कर देता हूं जो और ज्यादा जरूरी है आपका। नाहर स्टेडियम फरीदाबाद का है। नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य अगर पूछ लेना आपसे तो आप जवाब दे देना, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है, हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका। नाहर सिंह को आप लोग 1857 के रिवोल्ट के अंदर ना उनको राजा के नाम से पुकारा गया है, मतलब राजा फरीदा बल्लभगढ़ के राजा, बल्लभगढ़ के शेर ऐसा कहा गया था। और 1857 के रिवोल्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी किया था। इसी के चलते 1858 जनवरी में उनको अंग्रेजों ने फांसी सुना दी थी। तो आप लोगों ने वो तो पढ़ ही रखा है, ठीक है। एक इसके बाद में द्रोणाचार्य स्टेडियम पड़ता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। इसके बाद में आपको याद रखना है अगला महावीर स्टेडियम है। महावीर स्टेडियम हिसार के अंदर है। सहा सतनाम स्टेडियम है, ये सिरसा का स्टेडियम है। कर्ण स्टेडियम है, करनाल का स्टेडियम है। चौधरी बंसीलाल स्टेडियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाहली का है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम एक क्रिकेट का स्टेडियम पंचकुला में है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पूछे अकेला तो गुरुग्राम में है, ये भी बहुत जरूरी है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसके अंदर। अगर आपसे कहा जाए ना ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम तो पंचकुला में, ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहा जाए तो गुरुग्राम में। इसको मैंने याद यूं करवा रखा है, गेम में क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है नहीं पर्सनली, मतलब क्रिकेट मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। तो गुरुजी ने हमें पढ़ाया था, गुरुजी को क्रिकेट नहीं पसंद, क्रिकेट नहीं पसंद तो क्रिकेट नहीं आएगा, क्रिकेट नहीं आएगा तो कहाँ नहीं आएगा? गुरुग्राम में। गुरुजी ने पढ़ाया था गुरुग्राम में क्रिकेट नहीं है, गुरुजी को क्रिकेट पसंद नहीं था, गुरुग्राम में क्रिकेट नहीं है तो क्रिकेट हटा दो, दूसरी जगह कौन सी बच गई? दूसरी जगह बच गई फिर आपकी पंचकुला बच गई। ऐसे लिंक कर लेना, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि यार ताऊ देवीलाल नाम तो दोनों में ही है, क्रिकेट वर्ड पंचकुला में है, क्रिकेट नहीं है तो गुरुग्राम में है। ऐसे लिंक बना लेना, सीधा याद रहे तो कोई ऐसे आपको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने, ये स्टेडियम ही, यही वाले स्टेडियम याद रखने हैं आपको। एक एकलव्य और अर्जुन तो दोनों है ही है आपके, ये वाले तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक हरियाणा राज्य खेल परिसर बिल्ड स्टेडियम जो फरीदाबाद का रह गया आपका। एक कुछ गोल्फ कोर्स में आता है आपका डीएलएफ गोल्फ कोर्स, ये गुरुग्राम का है। अरावली गोल्फ कोर्स है, ये फरीदाबाद का। राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक का। शिवाजी स्टेडियम पानीपत का। भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है एचएयू के अंदर, हिसार के अंदर एक यूनिवर्सिटी पड़ती है ये एचएयू, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। 2 फरवरी 1970 को ये यूनिवर्सिटी सेटअप हुई थी और बीआर कंबोज इस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं। पहले ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि पीएयू का हिस्सा हुआ करती थी और लुधियाना उसका हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अभी 1970 के बाद में एक सेपरेट यूनिवर्सिटी है, हिसार के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल छात्रावास सेटअप किया गया है, हाल ही में गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया है। अपने ये तो भाग लेने वाले 15 लाख है, गोल्ड के 6 करोड़ है, रजत के 4 है, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिए थे। एशियाई खेलों में अगर गोल्ड लेके आता है हरियाणा का खिलाड़ी तो इसको मिलते हैं 3 करोड़ मिल जाते हैं, सिल्वर वाले को 1.5 मिल जाते हैं, कांस्य वाले को 75 मिल जाते हैं। कॉमनवेल्थ में कोई अगर गोल्ड लेके आए ना हरियाणा का खिलाड़ी तो उसको 1.5 करोड़ मिलते हैं, सिल्वर वाले को 75 मिल जाते हैं और कांस्य वाले को 50 लाख मिल जाते हैं आपके, ठीक है। एक भिवानी बॉक्सिंग क्लब है हरियाणा में, उसको 2003 में जगदीश सिंह ने सेटअप किया था। कुछ और अकादमी भी है आपकी, कौन सी सर? जैसे लॉन टेनिस अकादमी पूछी जाए हरियाणा में तो पंचकुला में। बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे है? पंचकुला में। एथलीट्स अकादमी कहाँ पे है? रोहतक के अंदर पड़ती है। एक शतरंज अकादमी हरियाणा में भिवानी के अंदर पड़ती है। एक है महिला हॉकी अकादमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कुरुक्षेत्र की, और पुरुष हॉकी अकादमी सोनीपत की है। पुरुष वाली खैर पेपर में मतलब बहुत आई नहीं है, महिला वाली बहुत बहुत पूछी गई है, ध्यान रखना। महिला हॉकी अकादमी शाहाबाद कुरुक्षेत्र, शाहाबाद को
हॉकी का गड्डी कहते हैं हम लोग। और शाहाबाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र की एक रिजर्व सीट भी है, ध्यान रखना आप लोग। द ग्रेट खली रेसलिंग अकादमी हरियाणा के करनाल में है। यूं क्रिकेट अकादमी झज्जर के अंदर ये जो है ना वीरेंद्र सहवाग जी से संबंधित इंपॉर्टेंट है। चलिए सर जी, एक किताब आपको याद रखनी है, क्रिकेट माई स्टाइल स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट बाय गोड्स। ये किताब के लेखक हैं कपिल देव। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना करते हैं हम लोग, ठीक है ना, हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। एक खिलाड़ी मैंने तुम्हारे नाम आगे लिया था ना भी, सीमा पुनिया अंतिल, ये सोनीपत की है। 2014 में एशियाड में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इनका क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ चुका है, सीधा क्वेश्चन आया था, सीमा पुनिया अंतिल कहाँ की है। आप सीटी का पीवाईक्यू पढ़ना, उसमें मिल जाएगा आपको एक क्वेश्चन। एक कृष्ण पूनिया भी है, अग्रोहा के खिलाड़ी हैं, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीता था इन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा बास्केटबॉल में जीतने वाले हरियाणा का पहला खिलाड़ी जो है ना, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था, खुशी राम उस खिलाड़ी का नाम था, ठीक है सर। अच्छा, कॉमनवेल्थ 2022 में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वो कौन थे? अब तो 2026 में इस साल होगा, अब जुलाई में होगा, ठीक है ना, पर अब जुलाई तो आना बाकी है, उससे पहले पेपर ही हो जाएगा तुम्हारा। तो विनेश फोगाट ने जीता था इसके अंदर आपका, ठीक है ना, कुश्ती के अंदर जीता था विनेश फोगाट ने, खरखोदा नहीं है, ये गलती से लिखा गया। विनेश फोगाट रहने वाली है इसके बलाली की, चरखी दादरी की, ठीक है ना, चरखी दादरी की, ठीक है। साक्षी मलिक है, कुश्ती मोखरा की होगी। नवीन हो गए, रवि, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, नीतू और अमित पंघाल। सारे याद ना हो तो चलेगा आप लोगों को, एक नाम आपको मेन, दो तीन नाम आपको मेन याद रखने हैं। विनेश याद रखना है, साक्षी याद रखना है, रवि कुमार दहिया याद रखना है, बजरंग याद रखना है, नीतू याद रखना है और अमित याद रखना है। अमित पंघाल, अमित पंघाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पूछ लिए गए हैं। इन नामों में से अमित पंघाल का क्वेश्चन 2 बार रिवाइज हो गया। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में बॉक्सिंग में, मयाना रोहतक के रहने वाले, इन्होंने मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, याद रखना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी पैरा जो कॉमनवेल्थ गेम थे उसमें सुधीर थे, उन्होंने जीता था, सोनीपत के रहने वाले हैं। तो विनेश, साक्षी, नवीन, रवि, बजरंग, दीपक, नीतू, अमित, है तो 8 ही। सारे ना याद हो मेरे कहने से अमित जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिवाइज हुआ है, फिर आ सकता है, 2 बार आ गया तो क्या पता तीसरी बार भी आ जाए कहीं, ठीक है। चलिए सर, बाकी तो आपके पास में छोटे छोटे पॉइंट। अच्छा, एक चीज और है, मतलब अब तक वो आपके अवार्ड मैंने बोले थे ना, कौन कौन से अवार्ड किस किस को मिले हैं, जैसे एग्जांपल से राजीव गांधी अवार्ड। तो राजीव गांधी अवार्ड में विजेंद्र सिंह को सबसे पहली बार मिला था 2009 में, फिर योगेश्वर दत्त को मिला हुआ है, सरदारा सिंह को मिला हुआ है, दीपा मलिक को मिला हुआ है, रानी रामपाल को मिला हुआ है, रवि दहिया को मिल गया, साइना नेहवाल को मिल गया, साक्षी मलिक को मिल गया, बजरंग पूनिया को मिल गया, विनेश फोगाट को मिला, नीरज चोपड़ा को मिल गया, मनीष नरवाल को मिल गया, और अभी थोड़ा टाइम पहले मनु भाकर को तो मिल ही गया है। तो ये सबसे बड़े खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुके हैं, ठीक है। चलो सर, आज के सेशन का समय इतना ही है मेरे पास में, फिर मिलूंगा मैं कल की क्लास में आप लोगों के साथ में, कुछ और नई चीजें शेयर करूंगा, इसका पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा पढ़ के, और मैंने भी पूरी शिद्दत से, पूरी तबियत से आपको पढ़ाया है, बिना एक पल भी आपका जाया किए हुए। ये तो हर बार ही होता है हमारी क्लास में। और बाकी आप लोग डेली स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे जो प्रैक्टिस चलती रहती है, वो प्रैक्टिस तो खैर करते ही रहा करें। उम्मीद है कि आप करते रहते होंगे, नहीं करते हैं तो करते रहना आप लोग, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना आप लोग, और मैं मिलूंगा आप लोगों को अपने अगले सेशन के दौरान, जिसमें हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग, और सिखा देते हैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जो लेक्चर आपके एग्जाम के लिए थोड़ा ज़रूरी भी रहने वाला है, यकीनन ज़रूरी रहने वाला है, और ये करंट अफेयर का ही हिस्सा है। मैंने आप लोगों को इससे पहले की जो 2 क्लास दी थी उसके अंदर भी हरियाणा के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो थे वो आपके साथ में शेयर किए थे। आज की इस क्लास के अंदर भी मैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वही शेयर करवाने वाला हूं। तो बड़े आराम से आप लोग इस क्लास को सुनने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश भी करना, और पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम। तो चलते हैं सेशन के अंदर, एंट्री कर लेते हैं हम लोग। और सबसे पहला जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आज की क्लास में थोड़ा मैंने बजट वगैरह के डेटा है, कुछ जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी सब शेयर की है, यहाँ पे करनी है हमें आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में आता है कि हरियाणा सरकार के द्वारा अयोध्या दर्शन के लिए वरिष्ठ नागरिकों को किस योजना के तहत निशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। एक योजना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा है हमारे पास में यहाँ पे।
तो इसका सही आंसर आपके पास में रहने वाला है क्या सर? इसका ठीक आंसर रहेगा आपका मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है ये जो 60 साल से ऊपर के जितने भी वरिष्ठ नागरिक है हरियाणा में, उनके लिए ये योजना है और ये जरूरी भी है। साल 2017 के बाद में ये योजना एक्टिव है। जितने भी 60 साल से ऊपर के हैं उनको बेसिकली जो है ना ये इस योजना के चलते हुए तीर्थ यात्रा करवाई जाती है अपने हरियाणा राज्य के अंदर। ठीक है, तो इसको आप लोगों को जो है ना जरूर याद कर लेना है। राइट, सो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। योजना का नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ दर्शन करवाना है, उन बुजुर्गों के लिए जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है और ये ट्रिपल पी के आधार पे देखा जाता है, यानी कि परिवार पहचान पत्र की इनकम के अनुसार देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में कि हरियाणा में प्रस्तावित पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे सेटअप किया जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। हरियाणा की पहली या कहूं भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन अगर आपसे पूछ ली जाए, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में अगर आपसे पूछ ली जाए, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन, तो आपका जवाब रहेगा ये ट्रेन चलने वाली है जींद से लेके और सोनीपत के बीच में जो है ना ये ट्रेन चलने वाली है। ध्यान रखना आप लोग, जींद टू सोनीपत के बीच में ट्रेन चलने वाली है, पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। राइट, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अगर कहाँ पे सेटअप करना है, तो ये प्लांट सेटअप होगा कहाँ पे सर? पानीपत के अंदर होगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप होगा हरियाणा के पानीपत में। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन है जींद से सोनीपत के बीच में है। ठीक है, 2030 तक ये हर साल लगभग 250 किलो टन ग्रीन हाइड्रोजन, ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है सर? नॉर्मल जो आपका पानी होता है इसको H2O कहते हैं हम लोग। इस पानी में से आप लोग H2 अलग कर लो, O अलग कर लो, तो ये आपके पास में जो इस पानी में से H2 निकाला है ना आपने, वही आपका ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पे याद रखना है, अगला सवाल आपके पास में आता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ पे लॉन्च किया है। दो सवाल जरूरी बनते हैं। भारत का पहला अपना हरियाणा में ना एक अनाज एटीएम बना था, अनाज एटीएम जो कि पेपरों में पहले ऑलरेडी आ चुका है। अनाज एटीएम बना था हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर बना था अनाज एटीएम। और ऐसे ऐसे ही अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ पे बना है, तो एलपीजी एटीएम ये भी हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर ही ओपन हुआ है। थोड़े दिन पहले एलपीजी की काफ़ी सारी किल्लतें देखने को मिल रही थी और उसी दौरान ही आप लोगों को याद होगा एलपीजी एटीएम की चर्चा हुई थी। आप एक मशीन के पास जाइएगा और वहाँ से आप सिलेंडर छोटी 10 किलोग्राम की कंपोजिट सिलेंडर जो है ना वहाँ से लेके आ सकते हैं। ऐसा बीपीसीएल ने किया है। 24/7 आवर्स एलपीजी एटीएम हरियाणा गुरुग्राम के अंदर पहली बार स्टार्ट किया ये। हरियाणा विधानसभा ने साल 2026 के बजट सेशन में कितने नए साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की चर्चा की है? साइबर पुलिस स्टेशन जो ना सेटअप करने की चर्चा की है। हरियाणा में टोटल 3 नए साइबर पुलिस स्टेशन हैं, उनको सेटअप किया जाएगा। ये जगह होगी कौन सी? एक होगा सोनीपत का गोहाना, एक है झज्जर का बहादुरगढ़ और तीसरा है सोनीपत है। ये 3 जगह पे हरियाणा में साइबर पुलिस स्टेशन सेटअप किए जाएंगे। इनका टारगेट क्या है सर? राज्य में साइबर अपराध की जांच करना, उनको मैनेज करना और कानून को ठीक ढंग से लागू करवा लेना। तो ये तो थोड़ा ध्यान रखना है आपका। अच्छा सर, एक बात और भी याद रख लेना है आप लोगों को कि साइबर का मतलब क्या होता है? आईसीटी होता है, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। साइबर क्राइम का मतलब है इंटरनेट का सहारा लेके किया गया अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। उनसे निपट, जैसे मान लेते हैं आपके अकाउंट के साथ कोई फ्रॉड करता है, आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी इस तरीके से आपका डिजिटली फ्रॉड होता है, वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। उससे निपटने के लिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जरूरी होते हैं। हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में सबसे पहला साइबर पुलिस स्टेशन ओपन किया गया था। 29 पुलिस स्टेशन तो चल ही रहे हैं। और एक बात और याद रखना है आपको, हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट को हम साइबर सिटी के नाम से भी जाना करते हैं। साल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जाएगा? साल 2026 के अंदर जो है ना वो किया जाएगा आपके पास में, तो इसका सही आंसर आपके पास में रहने वाला है सर, जापान में किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रूप से। वैसे तो देखो कुरुक्षेत्र में हर साल होता ही है, लेकिन हाँ हम बात कर रहे हैं 2026 में इंटरनेशनल रूप से जो जापान के अंदर होने वाला है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ में इसका संगम हुआ है अभी हाल ही में। 19 से 22 जून तक चला था, 7वां इसका संस्करण था ये। और टोक्यो जो जापान की कैपिटल है वहां पे इसमें मुख्य रूप से कार्यक्रम हुआ था। ध्यान रखना आप लोग, ये 7th फेज था आपका, 7वां संस्करण था इसका।
भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, अभी अभी बताया मैंने, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ना सर, ये कहाँ कौन से रूट पे चल रही है? रूट का नाम है जींद और सोनीपत रूट है। जींद सोनीपत रूट के ऊपर ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है। देश की पहली ट्रेन है ये, जींद से सोनीपत के बीच में लगभग 90 किलोमीटर है। इस ट्रायल किया गया, ट्रायल का नाम रखा था नमो ग्रीन रेल, इसका नाम रखा गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के रूप में कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? मैंने कहा था बजट के क्वेश्चन भी थोड़े ऐड करने हैं हमें, तो इसमें आपको याद रखना है हरियाणा का बजट अभी आया था 2 मार्च 2026 को आया था, और साल 2025-26 का बजट था। इस बार का हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा बड़ा बजट था। हालांकि ये हर साल ही बड़ा बढ़ता जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे महंगाई बढ़ती है, तो पिछले साल से और बढ़ गया, अगला और बड़ा, ऐसे बढ़ते ही जाएंगे ये बजट की संख्या। इस बार का बजट था 2,23,000 लाख करोड़ का था बजट। अगर मैं एग्जैक्ट कहूं तो 2,23,658 करोड़ का बजट था। मुख्यमंत्री ने इसको बजट पेश किया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री एक्चुअली तो बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री, लेकिन जो वित्त मंत्री हैं संयोगवश वही हरियाणा के मुख्यमंत्री भी है, मतलब मुख्यमंत्री जी के पास ही वित्त मंत्रालय है। मैं कौन क्या है ये बात बता दूंगा आप लोगों को अभी आज ही की क्लास के अंदर। हरियाणा का जो बजट आया था ना 2026-27 का, ये कुल आकार तो 2,23,658.17 करोड़ का था। तो अगर मैं बात करता हूं पिछले बजट की तुलना में, तो ये कितना परसेंटेज इस बार का ज्यादा रहा था? तो इसका सही आंसर रहा था आपका, रहेगा आपका 10.28%, मतलब पिछले से 10.28% इंक्रीमेंट हुआ। महिलाओं को अपने नाम पर व्हीकल अगर खरीदना है तो उनको कितना परसेंटेज टैक्स में रियायत मिलने की घोषणा हुई है इसी बजट के अंदर? अगर महिलाएं अपने नाम पे व्हीकल खरीदती हैं तो उनको 1% टैक्स में छूट मिलेगी, ऐसा सरकार ने कहा है। लाडो लक्ष्मी योजना, इसके लिए स्टार्टिंग में तो बजट रखा था 5,000 करोड़ का रखा था। इस बार का बजट में इसके लिए था 6500 करोड़ रुपए थे। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में कभी आ जाए आपके लिए सवाल। 5,000 करोड़ का बजट था स्टार्टिंग में जब इस योजना की घोषणा हुई थी। ये योजना लागू कब, ये योजना स्टार्ट कब से हुई है सर? तो ये योजना स्टार्ट हुई है 25 तारीख से, 25 सितंबर से, 25 सितंबर 2025 से इस योजना की शुरुआत हुई है। इसकी पहली किस्त कब आई है? इसकी पहली किस्त आई है 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2025 को इसकी पहली किस्त जारी की गई है। जो महिलाएं 1,80,000, स्टार्टिंग में 1,40,000 था हालांकि, पर 1,80,000 तक की इनकम सालाना जिनकी है, उनको हरियाणा सरकार की तरफ से मिल रहे हैं 2,100 रुपए मिल रहे हैं। अब 2,100 रुपए में भी दो तरीके हैं, ऐसे है कि उनको 1,000 रुपए तो मिलते हैं, उनके एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट होते हैं, और 1,100 रुपए उनके डीबीटी होते हैं, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होते हैं। हर महीने ये जमा किए जाते हैं, ये उनको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के रूप में आ रहे हैं। ठीक है, और 25 सितंबर 2026 से नई आय सीमा ये लागू कर दी जाएगी, अगले साल, इस साल से एक्चुअली। ये तो वैसे तो तीनों ही ऑप्शन सही है वैसे तो। अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना कितना बजट जो है वो दिया गया, तो शिक्षा और खेल के लिए बजट जो आया था ना, वो आया था कितना सर? 2,36,03.69 करोड़ का था। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का 172,50.72 करोड़ का था। हेल्थ के लिए जो बजट आया था वो 140,07.28 करोड़ का। होम डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो 75,01 करोड़ का। एग्रीकल्चर के लिए बजट आया है 83,19.77 का। एनर्जी का बजट है 6868 करोड़ का। महिला एवं बाल विकास के लिए 2263.29 करोड़। सहकारिता डिपार्टमेंट में 1970 करोड़, और यूथ डिपार्टमेंट के लिए 1512, और एनवायरमेंट के लिए 741.55 करोड़। ये इन अलग अलग डिपार्टमेंट में इतना इतना बजट है वो सरकार ने इस बार के लिए अलॉट किया था। कुल आय में टैक्स का हिस्सा लगभग कितना है? हरियाणा सरकार की कुल आय में, टोटल सरकार जितना पैसा कमाती है उसमें टैक्स से सरकार पैसा कमा रही है 46.79% हरियाणा सरकार कमा रही है इससे। हरियाणा सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर कितना परसेंटेज? अब सरकार कमाने के साथ साथ खर्चा कर रही है, और खर्चे में जब सोशल सर्विसेज पे खर्चा कर रही है उनमें कितना पैसा जा रहा है हमारा? तो 34.31% सरकार जो ना सोशल सर्विसेज पे लगा रही है।
सरकार के पास में पैसा आता कहाँ कहाँ से है, तो यूं मानो वेतन और पेंशन और ब्याज से 31 पैसे आते हैं, एजुकेशन से 11 पैसे, इन पे मतलब खर्च हो रहे हैं, आते क्या है, हेल्थ पे 5 पैसे सरकार खर्च कर रही है, एग्रीकल्चर पे 4 पैसे सरकार खर्च कर रही है, सामाजिक सुरक्षा और योजनाओं पे 8 पैसे खर्च कर रही है, और जो ऊर्जा और बुनियादी ढांचा है उस पे 11 पैसे खर्च कर रही है, ग्रामीण विकास पे 7 पैसे, और सिक्योरिटी और बाकी चीजों पे 23 पैसे खर्च कर रही है। अगर हम 100 पैसे का एक हिसाब लेके चलते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास में यहाँ पे ये, ठीक है। हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय साल 2025-26 में कितने रहने का अनुमान है? हालांकि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था एक डेटा इकोनॉमिक सर्वे का, याद रखना। वैसे अनुमान 395,618 का दिखाया है ये। इसको छोड़िएगा। इसके बाद में वीर बाल मेमोरियल जो आपका इनिशिएटिव योजना है, इसके अंतर्गत दुर्घटना में छात्र की मृत्यु पर कितनी सहायता दी जाएगी? इस बार बजट में एक चीज और भी घोषणा हुई थी, अगर बच्चे की दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो वीर बाल मेमोरियल इनिशिएटिव योजना है, इस योजना के चलते हुए सरकार उनको 5 लाख रुपए देगी। हालांकि एक योजना हरियाणा में दयालु योजना भी चलती है, और ये दयालु योजना में भी कुछ ऐसा ही है कि अगर कोई गरीब परिवार का, अंत्योदय परिवार का पर्सन है, 5 लाख रुपए तक की जिनके 1,80,000 रुपए तक की सालाना इनकम है, उनको भी 5 लाख रुपए सरकार देती है दयालु योजना में भी। वीर बाल इनिशिएटिव योजना में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, इसी बजट में ही इसकी घोषणा की गई थी। और वाहन खरीद पे तो मैंने आपको बता ही दिया, 1% की छूट होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन सरकार देगी। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 1,80,000 की सीमा बढ़ा दी है। नई लाभार्थी टोटल 6 लाख इसमें ऐड होकर लगभग 15.5 लाख नए लाभार्थी हैं इसमें। 2100 रुपए हर महीना दिया जाएगा इसमें। इसके साथ साथ जो है ना, आप लोगों को अगला जो याद रखना है कि हरियाणा में एक एग्री डिस्कॉम बनेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हरियाणा में 2 डिस्कॉम कंपनियां ऑलरेडी चल रही है, एक तो है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, यूएचबीवीएन चल रहा है, एक चल रहा है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। आप लोगों के घर में बिजली का बिल आता है तो ध्यान से देखना, बिजली के बिल पे क्या लिखा हुआ है, यूएचबीवीएन लिखा हुआ है या डीएचबीवीएन लिखा हुआ है। मतलब हरियाणा में 2 ही हिस्से हैं, एक है उत्तर हरियाणा का जिसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है, दक्षिण हरियाणा का हेडक्वार्टर हिसार में पड़ता है। हालांकि इसका दक्षिण हरियाणा का ऑपरेशन सेंटर दिल्ली में है, उत्तर हरियाणा का ऑपरेशन सेंटर रोहतक में पड़ता है। ये बिजली के बिल के 2 है जो राज्य में डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिजली को। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए एक राज्य में नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनने वाला है जिसका नाम है एग्री डिस्कॉम है। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने के लिए एक नया बिजली निगम बनाया जाएगा। अच्छा सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा क्योंकि 2 ही है, तीसरा एक नया बोर्ड बन जाएगा राज्य में, एक नया डिस्कॉम कंपनी बन जाएगी राज्य में। इसके अलावा राज्य में ऑर्गेनिक खेती की बात करें तो पंचायतों की जमीन पर बिना ब्याज कीटनाशक वाली जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गांव में जो पंचायत की जमीन है उनके ऊपर वो खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या कोई भी फर्टिलाइजर्स ना डाला जाए, मैन्योर यानी कि नेचुरल खाद का प्रयोग ज्यादा किया जाए। हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन का काम देने के लिए 810 करोड़ रुपए का बजट जो है ना वो अलॉट किया है। एक जी राम जी योजना है, पहले हम लोग इसको मनरेगा कहते थे। मनरेगा एक्चुअली जो है ना सिरसा और महेंद्रगढ़ में सबसे पहले लागू हुई थी, ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। अब उसको पहले उसमें तो 100 दिन का रोजगार गारंटी थी, अब वो 125 दिन की रोजगार गारंटी हो गई है। सरकार ने उसके लिए बजट अलग से रख दिया है, 810 करोड़ रुपए का रोजगार गारंटी के लिए रख दिया है। नया जिला मॉडल, हरियाणा में एक नया जिला बन गया हांसी, इसको मॉडर्न मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। अगर पूछा जाए हरियाणा का मॉडर्न मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में किसे डेवलप किया जा रहा है तो हांसी जिले को हांसी डिस्ट्रिक्ट को किया जाएगा। करनाल में 800 एकड़ में नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनना है। पिंजौर में एक हेलीपोर्ट बनाना है। हिसार में कार्गो टर्मिनल बनाना है हवाई सामान के लिए। जैसे आप लोग ये ट्रक में सामान लेके जाते हैं, लेके आते हैं, वैसे वैसे ही हिसार एयरपोर्ट पे कार्गो टर्मिनल बनेगा और उसके चलते हुए जो जहाज हैं उन जहाजों में सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लाया जाएगा। ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन हाँ, ये सबसे फास्ट तरीका भी होता है लॉजिस्टिक का जिसमें एक जगह से दूसरी जगह सामान जल्दी जाया जा सके। तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। करनाल में तो 800 एकड़ में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। पिंजौर पंचकुला के अंदर बनेगा एक हेलीपोर्ट बनेगा हेलीकॉप्टर के लिए, और हिसार के अंदर कार्गो टर्मिनल बनेगा, ध्यान रखना आप लोग।
हिसार में ऑलरेडी एक एयरपोर्ट है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात पता होनी चाहिए। हिसार का एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ था कब से सर? ये स्टार्ट हुआ था 14 ऑफ अप्रैल को हुआ था। 14 ऑफ अप्रैल 2025 को हिसार एयरपोर्ट की शुरुआत हो गई थी। और ये हिसार का जो एयरपोर्ट है आपका, इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री जी ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस एयरपोर्ट की शुरुआत की थी। हिसार से अयोध्या तक की सबसे पहली फ्लाइट गई थी। अब यहाँ से हिसार से अयोध्या की फ्लाइट भी है, हिसार से दिल्ली की फ्लाइट भी है। और इसके साथ साथ इसमें 9 जून के दिन एक अपडेट और हुआ। 9 जून 2025 को हिसार से चंडीगढ़ की फ्लाइट भी स्टार्ट हो चली है। इसके बाद में 12 सितंबर को एक फिर अपडेट आया। 12 सितंबर 2025 को हिसार से इसके अंदर जयपुर की फ्लाइट भी है, वो भी स्टार्ट हो चली है। इसके बाद में एक ना 25 जनवरी 2026 को नांदेड़ साहिब की स्पेशल फ्लाइट गई थी। हालांकि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है, पर वो स्पेशल गई थी। इस साल में हम अहमदाबाद और जम्मू है उसको भी ऐड ऑन करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ये एयरपोर्ट का नाम क्या है सर? महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है, ध्यान रखना आप लोग। हिसार में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है। ये किस आकार का बना हुआ है? तो ये शंख आकार का एयरपोर्ट बना हुआ है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो शंख आकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो शंख आकार का स्ट्रक्चर है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का नाम है। इस एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन किसने रखा था? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जुलाई 2021 में इसका नाम ये बदल के किया था। ये हिसार में लगभग 7000 एकड़ के अंदर बन रहा है। हालांकि इसका फेज चल रहा है अभी, और इसमें रात को लैंडिंग, रात को टेक ऑफ वगैरह की सुविधा भी मिल चुकी है। भविष्य में इसको बनाना है दिल्ली का एक अल्टरनेट एयरपोर्ट, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट भी बनाना है। सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिक सिटी बस स्टार्ट होगी। धार्मिक स्थल जैसे सालासर, खाटू श्याम, अमृतसर, इनके लिए भी 50 नई इलेक्ट्रिक बस की सरकार ने घोषणा की है। एक छोटी सी बात और याद रखना, अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिक बस का डिपो बना है। कहाँ पे? पानीपत में बना है। इलेक्ट्रिक बस डिपो बना है हरियाणा के पानीपत में। और पानीपत यमुनानगर से ही सबसे पहले इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई थी हरियाणा के अंदर। इसके बाद में ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं वीर बाल मेमोरियल इनिशिएटिव योजना के चलते हुए। अगर बच्चा विकलांग हो जाता है तो उसको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पानीपत का हो गया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ये सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए राज्य के अंदर बनाया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, इसके लिए सरकार का 17,250.72 करोड़ का हिस्सा है। ये लगभग कितना परसेंटेज है? परसेंटेज वाले क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको कहना है ऑलमोस्ट ये 7.7% है। राउंड फिगर करो तो 8% का हिस्सा बनेगा। किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने परसेंटेज बजट आया है, उसमें से जो जरूरी परसेंटेज है वो शेयर कर रहा हूं आपके साथ में मैं। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स में राज्य का इस बार कितना परसेंटेज बजट था? 10.55 का था। सामाजिक न्याय का 7.71%। हेल्थ के लिए 6.26%। गृह विभाग है या होम डिपार्टमेंट है, उसमें 3.79%। एग्रीकल्चर जिसका क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है तो 3.72%। एनर्जी का 3.07%। महिला एवं बाल विकास को मिला है 1.01%। सहकारिता डिपार्टमेंट को मिला है 0.88%। युवा सशक्तिकरण को मिला है 0.68% और एनवायरमेंट को मिला है 0.33%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिनको परसेंटेज वाइज शेयर हुआ है। भाई टोटल बजट में से कितना कितना परसेंटेज किस किस डिपार्टमेंट का है? तो जो शिक्षा और खेल का है 10.55, जो सबसे ज्यादा है। बाकी सामाजिक न्याय में 7.71 है, और ऐसे हेल्थ के अंदर 6.26 है। ये गृह डिपार्टमेंट है। एग्रीकल्चर वाला एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा चुका है, तो फिर से आ सकता है, ध्यान रख लेना आप लोग। यही क्वेश्चन आया था, उस बिहाफ पे मेरे को आइडिया आया था कि हमें टेबल बनानी चाहिए या हमें ये टेबल पढ़नी भी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा बजट 2026 के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रावधानों के संबंध में इनमें से आपको बताना है कौन सी बात ठीक रहने वाली है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट में सबसे पहला तो 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का हरियाणा में सुधार होने वाला है। इसके साथ साथ पिंजौर में हेलीपोर्ट बनेगा और करनाल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। ये मैंने अभी अभी आपको बताया ही था, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया उसी के। बजट के अनुसार हरियाणा में कितने नए विश्राम गृह बनाए जाएंगे? तो हरियाणा में विश्राम गृह 7 बनने वाले हैं। एक बनेगा करनाल में, एक बनेगा जींद में, डबवाली में, लाडवा में, लोहारू, भिवानी में, उचाना और कुरुक्षेत्र के अंदर। ये 7 नए गृह विभाग बनने वाले हैं। करनाल, जींद, डबवाली, लाडवा, लोहारू, उचाना, कुरुक्षेत्र। संख्या याद कर लेना, नाम याद ना भी हो तो चलेगा, संख्या जरूरी है इसकी आपकी।
कौन सी बात गलत इसके अंदर नजर आ रही है? पानी गुरुग्राम को फिल्म सिटी के रूप में नहीं विकसित किया जाएगा आपका, ठीक है ना। ये पिंजौर ही है वैसे, पंचकुला जिसको हम लोग फिल्म सिटी के रूप में, पंचकुला के अंदर पिंजौर में ही हेलीपोर्ट बनेगा, करनाल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, पिंजौर में ही मॉडर्न फिल्म सिटी बनाई जाएगी, करनाल के हसनपुर गांव में डियर पार्क बनेगा। हरियाणा में अभी एक ही हिरण पार्क है, और वो कहाँ पे है सर? वो है हिसार के अंदर पड़ता है। हिसार में दानसू रोड के ऊपर पड़ता है, 1970 के अंदर बना था। एक ही हिरण पार्क है हरियाणा में। कभी कभी 1970 71 लिख देते हैं या 69 70 लिख देते हैं। धानसू रोड हिसार पे एक ही है हिरण पार्क हरियाणा में, और एक अब हसनपुर गांव में डियर पार्क बनाने की बात हुई है हरियाणा के अंदर। इसको छोड़िएगा। इसके बाद में आता है आपके पास में एक छोटी सी बात याद रख लेना, हरियाणा में श्रवण कुमार जी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है, ये तो मैंने कल बताया था आप लोगों को। और हरियाणा में 602 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, इतनी चीज याद कर लेना बस इसमें। नेक्स्ट आपके पास में आता है सर, ये तो मैंने बता ही दिया था। अगला जो सवाल आता है आपके पास में यहाँ पे पॉइंट, ये तो ठीक है, चलो हो गया। वेट ए व्हाइल। नेक्स्ट जो बात आती है आपकी, एलपीजी एटीएम मैंने आपको बता दिया है ना, ठीक है। और हाँ, ये मैंने अभी अभी आपको शेयर किया है, इसमें थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव जो है ना अभी हुआ है, जापान के अंदर हुआ है। ये तो चलो ठीक है बात आपके पास में। जापान से पहले ये हुआ था कहाँ पे? मॉरिशस में हुआ था। ओवरऑल सबसे पहला जो इसका इवेंट था, फिर लंदन में हुआ था, फिर तीसरा कनाडा में हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया में हुआ, फिर श्रीलंका में हुआ। इससे पिछली बार ये इंडोनेशिया में हुआ है, और अब 7वां हो रहा है कहाँ पे सर? जापान में हो रहा है। तो हो सकता है आप लोगों से सीक्वेंस पूछ ली जाए कि इस बार तो हुआ है जापान में, इससे पिछली बार का कहाँ हुआ, उससे पिछली बार, ऐसा सीक्वेंस है सारी। तो मॉरिशस में, फिर लंदन में, फिर कनाडा में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर श्रीलंका में, फिर इंडोनेशिया के अंदर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, इंटरनेशनल लेवल पे हर साल एक देश को इसमें सिलेक्ट किया जाता है और वहां पे ये सम्मेलन किए जाते हैं। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा ने जो ना कितने पदक जीते थे और ओवरऑल चैंपियन बना था? जो नेशनल पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप हुई थी, तो इसका सही आंसर रहेगा आपके पास में 95 रहेगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 95 पदक, जिसमें से